अब मेरे पास जो टॉपिक है, एवरीवन जिसको नहीं पढ़ना है, बात करनी है, अब जा सकते हैं। बस इसके बाद मेरे पास कोई हथियार नहीं बचता। यू पीपल कैन मूव। जिसको नहीं पढ़ना, ये बफर खुद कर लेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर से को। बट अब मेरे को पढ़ाना है, क्योंकि ना मैं आपके संडेज एक्स्ट्रा क्लास ले रही हूं, ना मैं आपके कोई त्योहारों पे सुबह शाम बुला के पढ़ा रही हूं, लाइक मैथ्स एंड फिजिक्स। लेट मी बी अ गुड मैनेजर। मेरे 2:30 से 4:30 में आपको पूरा यूटिलाइज करना है मैंने। अब सीटें बदल बदल के दोस्तों के पास जाना बंद करो, टॉपिक सुनो। बफर्स इज माई टॉपिक नाउ। बफर क्या चीज होती है, कुछ खास आपको बताया हुआ नहीं है। कॉमन आयन इफेक्ट मैंने शुरू किया था लास्ट क्लास में और कहा था भी इसके ऊपर कुछ चीजें हम करेंगे। इस चैप्टर में बिट्स एंड पीसेस में जो भी बचा है वो नेक्स्ट चैप्टर में पूरा होगा, नेक्स्ट क्लास में पूरा होगा। आज बफर होगा। बफर क्या होता है? बफर इज व्हाट। आप एक चीज देखिए, किसी भी सॉल्यूशन का, खास करके फूड ग्रेड की बात करूं, मेडिसिन की बात करूं, लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात करूं, जितना भी ये जो 2-3 एग्जांपल्स मैंने लिए, मैं स्किन की बात नहीं कर रही। स्किन पे अगर मेरे को कोई बहुत एक्सपायर्ड मेडिसिन, एक्सपायर्ड क्रीम हम लगा लें, तो वी नो कि हमें रैशेस हो जाते हैं या हमारे कुछ रेडनेस अपीयर हो जाती है। वो फिर भी इतना फेटल नहीं है जितना फेटल है जब आप जूसेस के ऊपर देखते हैं, इट इज हैविंग सम एक्सपायरी डेट। आप सिरप्स पे देखते हैं एक्सपायरी डेट। जो भी आप पैकेट बंद चीज लाते हैं उस पे एक एक्सपायरी डेट होती है, इवन मेडिसिन पे भी। तो जो लाइफ थ्रेटनिंग है या डायरेक्ट आपने कंज्यूम करना है, बेस्ट एग्जांपल इज मिल्क। तो जितनी भी चीजें पैक होके आपके पास आ रही हैं, उनकी शेल्फ लाइफ इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका पीएच ना बदल जाए। तो दूध के अंदर जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सोडा लगा के लाके देते हैं, वो सोडियम कार्बोनेट है। अगर आप देखें तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको वो आमतौर पे सोडा बोलते हैं, वो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। वो एक सॉल्ट है। किसका? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लास्ट क्लास में हमने किया। इसी तरह से जितने भी मेडिसिन हैं, सिरप्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, उन सब का पीएच इज स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड। पीएच अगर बदल जाएगा तो वो जूस पीते वक्त मुझे पता चल जाएगा ये खराब हो गया है। दूध पीते वक्त पता चल जाएगा ये खट्टा हो गया, इसका पीएच एसिडिक हो गया है। तो in today's urban life, I need to reserve pH of certain solutions, drugs, medicines. मेरे को pH को रिजर्व करना मजबूरी हो गई है। तो pH को रिजर्व करने के लिए अब हम क्या करते हैं? चेक। मेरे साथ साथ आप लोग नोट करेंगे इसको। मैं आपको आपके गिवन टाइम से एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी। मुझे पता है टेस्ट के बाद पढ़ाने में क्या होता है, सामने वाले को तो जिगरा लगता ही है पढ़ने में, पढ़ाने वाले का भी बड़ा जिगरा लगता है कि इनको कैसे फोकस में लेके आऊं। दैट्स व्हाई आई पिक्ड अ वेरी इजी टॉपिक, सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच। ऐसी सॉल्यूशन जो पीएच का चेंज रेजिस्ट करती हैं। थोड़ा बहुत एक्सीडेंटली किसी भी वजह से एसिड भी गिर जाए, बेस भी गिर जाए, ऐसी सभी सॉल्यूशंस जिनमें रेजिस्टेंस पावर होती है कि आप चाहे एक बूंद एसिड या एक बूंद बेस डाल भी दो ना, वक्त के साथ, टाइम के साथ मेरे अंदर एसिड या बेस डेवलप हो भी गया ना, मैं अपने पीएच को नहीं बदलने दूंगी। ऐसी सॉल्यूशन को कहते हैं इसके पास बफर एक्शन है। इट इज हैविंग बफर। तो बफर क्या है? बफर इज द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट, जल्दी जल्दी आइए बच्चों, द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच, उसको मैं कहती हूं बफर। तो आपके मिल्क में बफर डल के आता है, चाहे वो पैकेट वाला दूध देख लीजिए, चाहे वो जो दूध वाले लाके देते हैं वो दूध ले लीजिए। तो आप ये सोचिए, पैकेट वाले दूध के अंदर तो पता नहीं क्या क्या मिला के देते हैं, क्योंकि वो 3 दिन पहले चला होता है और हम तक पहुंचता है। सेम इज द मिल्क यू रिसीव फ्रॉम लोकल पीपल, क्योंकि वो भी रात के 10 बजे का निकाला हुआ दूध आपके घर सुबह 11 बजे दे रहे हैं, तो उनको भी उतना ही बफर डालना पड़ रहा है। वट एवर ईटेबल्स यू आर हैविंग, जिसकी शेल्फ लाइफ एक्सपायरी डेट थोड़ी बहुत दे रखी होती है, 1 महीना 2 महीना, उन सब के अंदर बफर डालें। डिटर्जेंट, सारा कॉस्मेटिक, सब कुछ भी आप देख लीजिए, उन सब में बफर है। सभी का खराब होने का रीजन क्या होता है? या तो किसी के अंदर OH आयन प्रोड्यूस हो जाए या किसी के अंदर H आयन प्रोड्यूस हो जाए, डिपेंड्स। तो अगर वो एसिडिक हैं या बेसिक हैं तो वो खराब हो जाएंगे। अपने पीएच से ज्यादा या कम पीएच हो गया तो चीजें खराब हो जाती हैं। उसके लिए यूज होता है बफर। तो एक और बार बोल रही हूं, जो लोग लेट आए हैं उनके लिए, solutions which resist any change in pH even after adding small amount of acid or base
आर बफर सॉल्यूशंस। स्कूल पेपर्स में इसके क्वेश्चन सब हैं। तो पहले तो बफर की डेफिनेशन, उसके बाद बफर के टाइप्स, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रही इसलिए ध्यान से याद ही कर लो साथ साथ। सिंपल बफर्स, तो मुझे सबसे पहले बफर जब पता लगा तो मुझे दूध के लिए क्या चाहिए, भाई एक सिंपल सा बफर ला दो मुझे, बस मेरे को ज्यादा तामझाम नहीं करना, क्योंकि कोई भी सोल्यूशन साइंटिस्ट प्रोवाइड करते हैं वो पॉपुलर, फेमस और यूजेबल तब होती है जब उसको कॉमन मैन यूज कर सके, ना कि लैब के साइंटिस्ट। उससे वो उतनी ही एक्सपेंसिव हो जाती है और कॉमन मैन की रीच उससे कम हो जाती है। तो सबसे पहली इच्छा होती है भाई सिंपल बफर बता दो एक, यानी एक ही चीज डालें और उसमें बफर का काम हो जाए, राइट। आपने प्रिजर्वेटिव्स भी सुने होंगे, तो कुछ हद तक आई एम नॉट सेइंग कि बफर आर प्रिजर्वेटिव, बट दोनों का काम एक सा ही है, खराब होने से बचाना, बट दोनों डालने पड़ते हैं। प्रिजर्वेटिव इज समथिंग एल्स, बफर इज समथिंग एल्स। सो सिंपल बफर क्या होते हैं, कोई एक सब्सटेंस, अब वो कोई एक सब्सटेंस क्या हो, अगर मुझे खाने की चीज में डालना है तो ऐसा हो जो मुझे नुकसान ना करे, किसी और तरह की चीज से रिएक्ट ना करे। मेडिसिन वगैरह में डालना है तो गलती से भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन ना बदले। इंजेक्टेबल्स में डालना है तो कॉन्सेंट्रेशन और तगड़ी कंट्रोल रखनी पड़ती है, क्योंकि इंट्रावीनस इंजेक्टेबल्स सीधे ब्लड में जाने हैं। तो मुझे बहुत ध्यान से एक सॉल्ट दिया गया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। कैन माई क्लास गेस अनदर, इसके अलावा कोई वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, इसके अलावा ये सब दे लेंगे, आज टेस्ट दिया है। CH3COOH वीक एसिड था, NH4OH वीक बेस था, उन दोनों का मैंने सॉल्ट बना दिया। कैन माई क्लास गिव मी वन मोर एग्जांपल ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट? सॉरी, कॉपर एसिटेट, फेयर। बट आपने बेईमानी करी, एसिटेट यही यूज कर लिया, मुझे दोनों अगर अलग दे सको। आई नो इट इज लिटिल, कॉपर कार्बोनेट बने या ना बने, हमने क्लास में बना दिया, दैट्स व्हाट आई वांट। कि आप तो बनाइए, बनता है नहीं बनता अलग बात है। और कोई, मैंने वीक एसिड वीक बेस की लिस्ट लिखवाई थी, राइट। AlPO4, PO4, यू श्योर? PO4 यानी कि H3PO4 को आप वीक एसिड की कैटेगरी में डाल रहे हो? आई डाउट। सॉरी, NH4CO3, NH4 तो यहां है, मैं इसके अलावा मांग रही हूँ। सो दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। अभी आप बड़े एग्जॉस्टेड हैं, कोई बात नहीं, चेक करना। यानी एक तो, हाँ मतलब इसीलिए कह रही हूँ रुक जाओ, अभी आप लोग रुक जाओ, कोई बात नहीं, आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं अभी। अब आप घर जाके वो सॉल्ट वाला टॉपिक जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था ना, उसमें देखना, दोनों वीक के मैंने कुछ एग्जांपल लिए। किसी को भी वीक एसिड में HCN याद नहीं आ रहा, जबकि मैंने कहा था ऑर्गेनिक वाले सारे एसिड्स जो हैं वीक होते हैं, बट कोई बात नहीं, अभी मत पन्ने पलटो, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, कोई भी एक सॉल्ट, जब हमें कोई टॉपिक समझना होता है तो इजी ही पिक करना चाहिए, तो मैंने इजी पिक कर लिया। इट इज CH3COONH4, एक सॉल्ट मैंने लिया। मेरे को टारगेट दिया, एक बीकर दिया है लैब में, और कहा इसका पीएच नहीं बदलना चाहिए, जो भी कुछ है इसका पीएच नहीं बदलना चाहिए, पीएच बदला तो तुम्हारे नंबर कटेंगे, प्रैक्टिकल है मेरा ये। तो मैं क्या करूंगी, मैं उसमें थोड़ा सा बफर डाल दूंगी। बफर माने मैं लैब असिस्टेंट से मांगूंगी मेरे को थोड़ा सा अमोनियम एसिटेट दे दो, और वो अमोनियम एसिडेट लेके मैंने चुटकी भर, या जितना मेरे को, उसकी भी एक कंडीशन होती है, वो भी देखते हैं कि कितना दिया जाता है, कितना डालना होता है, मैंने डाल के रख दिया। और मैं उनको कहूंगी अब कर लो तुम, इसका पीएच नहीं बदलेगा। सो व्हाट द अदर पार्टी विल डू, अदर पीपल विल डू, वो उठाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और एक ड्रॉप HCl डालेंगे। एक ड्रॉप HCl, पूरा पूरा बोतल भर के नहीं डालेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग एसिड को कोई बफर नहीं बीट कर सकता। लेकिन कोई चीज जो ठंडे में स्टोर करनी और आपने गलती से बाहर रख दी 2 दिन 3 दिन फ्रिज के बजाय, तो उसमें थोड़े बहुत H+ प्रोड्यूस होंगे। उस H+ की केयर करने के लिए मैंने पहले ही बफर डाल रखा है। तो मैंने बफर डाला, उसको टेस्ट कैसे करेगा टीचर मेरा, वो एक ड्रॉप HCl डालेगा, और एक ड्रॉप HCl डालने के बाद देखा वाकई उसका पीएच नहीं बदला बाय सम अमाउंट। थोड़ा बहुत एसिड बेस अगर प्रोड्यूस हो गया, गिर गया, डाल दिया, उससे पीएच नहीं बदलेगा। फिर दूसरा चेक क्या होगा, एक ड्रॉप NaOH डाल के देखेंगे, उससे भी पीएच चेंज नहीं हुआ। परफेक्ट बफर आई एडिड, और मुझे नंबर मिल गए, मेरा टॉपिक पूरा हो गया। हाउ दिस बफर वर्क, ये इसका आखिरी थ्योरी, कि बफर आखिर काम कैसे करता है, तो उसको कहते हैं बफर एक्शन। बहुत सिंपल थ्योरी ले रही हूं आज आपकी। बफर एक्शन क्या होता है, भाई इसने ऐसा क्या कर दिया सॉल्यूशन में जाके। पहली बात, ये क्या है बच्चों,
सॉल्ट, सॉल्ट का काम क्या होता है, आप वाटर में डालिए, कंप्लीटली कैटायन और एनायन में डिसोसिएट होता है। तो ये कैटायन और एनायन में डिसोसिएट हो गया, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ठीक ठाक हाई पड़ी हुई है, क्योंकि सॉल्ट है, आपने जितनी भी चुटकी भर डाला वो सारा का सारा डिसोसिएट हो रखा है। अब एक्सीडेंटली किसी वजह से कोई खाने की चीज क्यों खराब होती है, उसमें कोई बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुआ और वो एसिड प्रोड्यूस कर देगा। दूध क्यों खराब होता है, लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस होगा, उसने प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करने हैं, बट मैंने पहले ही इंतजाम कर रखा, ये नहीं डलता दूध में, इट इज नॉट गुड कि हम इसको पी जाएं, बट हमने पहले ही इंतजाम कर रखा है। तो अब अगर गलती से कहीं से ये प्रोटॉन इंट्रोड्यूस हुए, चाहे वो किसी बैक्टीरिया, माइक्रोब, या आप बाहर से डाल रहे हैं या पानी में आ रहा है, राइट, पेस्टिसाइड से आ रहा है, किसी भी चीज से आ रहा है, अगर ये कहीं से बाहर से ऐड किया गया प्रोटॉन थोड़ा सा एक्सीडेंटली ही सही, तो उसकी केयर के लिए कौन बैठा है, ये क्या केयर के लिए। आपको याद हो केएसपी जब से मैंने पढ़ाया, मैंने एक सेंटेंस बोलना शुरू किया, ये दोनों आयंस चेक, कौन से दोनों, ये दोनों आयंस जब सामने आएंगे दे विल रियलाइज हमको तो अलग रहना ही नहीं होता, हम तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हमें तो कंबाइंड रहना होता है, हमारा तो के बहुत कम है। जब तो एसीटेट अलग पड़ा है तब तो उसका के की बारी नहीं आई, क्योंकि उसको एसिड बनाने वाला प्रोटॉन नहीं है। जैसे ही मैंने एक बूंद टपका दी HCl की, H+ आ गई। अभी H+ को देखते ही एसिड आयन को तो याद आ जाएगा, हम तो बिछड़े हुए भाई हैं दोनों, हमें तो मिलना है, हम तो अलग अब रह ही नहीं सकते। ये दोनों एक साथ मिलके क्या करेंगे, जितना प्रोटॉन आता जाएगा, एसिटेट तो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, आओ और मेरे साथ कंबाइन करो। ये मैंने बाहर से ऐड किया थोड़ा सा, और एसीटेट आयन मैंने उसके इंतजार में पहले ही डाल रखे हैं। द मोमेंट प्रोटॉन विल प्रोड्यूस एसीटेट उसको घेर लेगा कि भाई हम तो वीक हैं, हम दोनों एक साथ हैं, हम अलग नहीं रह सकते, और उसकी वजह से एसिटिक एसिड बनता जाएगा, प्रोटॉन्स विल बी टेकन केयर। दिख गया, प्रोटॉन्स की केयर हो जाएगी अगर बन भी गया तो। सिमिलरली कहीं से गलती से एल्कलाइन मीडियम क्रिएट होने का नेचर है, कोई ऐसा बैक्टीरिया डेवलप हो रहा है जो एल्कलाइन देता है, हालांकि वो गुड बैक्टीरिया होते हैं, बट एनीवेज, तो कहीं से भी कुछ ऐसा चांस मुझे दिखता है कि OH नेगेटिव ना गिर जाए, आसपास प्रोड्यूस हो जाए, तो OH नेगेटिव और NH4 को मिलते ही फिर याद आ जाएगा हम भी बिछड़े हुए भाई हैं, हम तो अलग रह ही नहीं सकते, हमारा तो काम है, हम तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। 5% तक मेरे को डिसोसिएशन अलाउड नहीं है, मैं तो बहुत नीचे हूं। तो NH4 और OH क्या करेंगे आपस में, ये एक्स्ट्रा बाहर से आए, और ये NH4 पॉजिटिव पहले से मैंने डाल रखे हैं, तो आप बाहर से H+ डालिए, आप बाहर से OH नेगेटिव डालिए, उन दोनों के स्वागत में पहले ही एक एनायन या कैटायन पड़े हैं, वो उसको उठा के वीक इलेक्ट्रोलाइट की याद दिला देंगे, एंड दे विल बी एसोसिएटेड, लेकिन एक लिमिट तक। आपने पूरी एसिड की ही बोतल उसमें उड़ेल दी तो ये कम पड़ जाएंगे, राइट। मैं पूरा डब्बा जूस का आपको बफर से भर के नहीं दे सकती, इट विल बॉदर योर टेस्ट, इट विल बॉदर योर कंसिस्टेंसी, एंड इट विल बॉदर योर बॉडी ऑल्सो। तो एक लिमिट तक ही दिया जाता है कि दूध वाला ये नहीं कर सकता कि बफर का पूरा लोटा डाल दे और 2 महीने तक चलाए, नो, इट विल बी हार्मफुल। सो सीधे तौर पे बफरिंग एक्शन का मतलब ये है टू कंट्रोल द पीएच। मेडिसिन हो, ड्रग्स हो, डाइज है, जितना कुछ भी, इवन आपका ब्लड, अगर आप देखें ब्लड का पीएच फिक्स है, ब्लड का पीएच बदलते ही उसकी क्लॉटिंग शुरू हो सकती है, उसका कुछ भी हो सकता है, विच इज अ फेटल सिचुएशन। तो ब्लड में अपना मैकेनिज्म है, और ये आपके स्कूल पेपर का क्वेश्चन है, धीरे धीरे आएगा, ब्लड में कौन बफर मौजूद है। तो मैं आपको ब्लड का बफर बताती हूँ। अगर किसी की बॉडी में ब्लड में बफर नहीं है, वो पर्सन एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता। वो ऊपर वाले ने मैकेनिज्म बना के भेजा है कि आपके ब्लड में हर वक्त एक बफर है। क्यों जरूरत है बफर की, आपने बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक पिया, व्हाट इट विल डू, अब तो आपने टेस्ट भी दे लिया, आपने शायद पढ़ा हो एनसीईआरटी में तैयारी करते वक्त कि कोल्ड ड्रिंक में कितने ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, इट इज एसिडिक। ज्यादा प्रोटॉन्स हैं तो वो आपके ब्लड को एसिडिक करेगा, बट नहीं, ब्लड में ऑलरेडी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो उस प्रोटॉन की केयर करने के लिए हैं। आपके ब्लड का पीएच बढ़ते ही प्रोटीन्स, हार्मोन्स, जितना भी विटामिन, जो भी कुछ है, वो कोलॉइड हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तो उसको ब्लॉकेज कहते हैं। ब्लॉकेज इज सिंपली कार्डियक अरेस्ट। सो आप ये देखिए कि ब्लड में बफर है, और वो अभी मैं दिखाऊंगी बफर कौन सा है। बफरिंग एक्शन की जरूरत पता चल गई।
जितना भी आप स्पाइस खाते हैं, जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक कॉफी वगैरह लेते हैं, वो सीधा एक अटैक करता है आपके ब्लड के पीएच को, बढ़ा एसिडिक कर देता है, घटा देता है। और आपकी बॉडी में स्टमक के अलावा सबकी डिमांड है कि मीडियम एल्कलाइन, एंड मीडियम एल्कलाइन करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एल्कलाइन मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय ऑल द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, इन सब का जो है, नॉट डब्बा बंद जूसेस, इन सब का जो पीएच है वो होता है यूजुअली एल्कलाइन। आई एम नॉट इंक्लूडिंग सिट्रस फ्रूट, ऑब्वियसली सिट्रस फ्रूट का एल्कलाइन नहीं होता है, बट मिल्क और कर्ड में भी यही फर्क है, मिल्क इज एल्कलाइन। सो जितनी भी ये चीजें एल्कलिनिटी की तरफ जाती हैं, इट इट गिव्स यू गुड हेल्थ, क्योंकि आपके ब्लड को बहुत काम नहीं करना पड़ता बफर की तरह। और जितनी भी ये एसिडिक चीजें हैं, इट प्रोवाइड यू बैड हेल्थ। प्रोटॉन्स अगर ज्यादा हैं आपकी ओरल कैविटी में, इसी चैप्टर में केमिकल इक्विपमेंट में एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जो मैंने किसी वजह से क्लास में लिया नहीं। आप मीठा खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कॉफी पीते हैं, उससे एक ही चीज आपकी ओरल कैविटी में जनरेट होती है, प्रोटॉन्स। और वो प्रोटॉन किससे जाके रिएक्ट करता है? टूथ एनिमल से। और टूथ एनिमल को वो, ये शायद ये बात हुई हो, वो डिस्ट्रॉय करता है और कैविटीज होती हैं। चलिए, उसका इलाज है, आप ब्रश कर लीजिए 2-3 बार, या आप इमीडिएटली पानी पी लीजिए, स्पिट कर लीजिए, ओरल कैविटी को डाइल्यूट कर लीजिए। बट व्हाट अबाउट बोन्स? बोन्स में भी कुछ एनिमल जैसी ही चीज है, राइट? तो बोन्स में कोल्ड ड्रिंक और कॉफी का प्रोटॉन जाके, वहां बफर की एक लिमिट है, ब्लड में भी बफर की एक लिमिट है, आप जानते हैं उसकी एक लिमिट है। तो आप एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक कॉफी अगर लेते हैं, उसके प्रोटॉन्स या उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और वो सारी चीजें हैं, वो सब की सब सीधे बोन डेंसिटी पे अटैक करती हैं। प्रॉब्लम ये, बोन का कोई ब्रश नहीं आता, या उसको डाइल्यूट करने का मेरे पास मेथड नहीं है, ओरल कैविटी को डाइल्यूट करने का मेथड है। सो इफ यू पीपल आर टेकिंग दीज फूड रेगुलरली, ब्लड के बफर की एक हद है, एक लिमिट है, उससे ऊपर वो काम नहीं कर सकता है। सो इस हिसाब से बफर का रोल आपकी लाइफ में क्या है, अब आपको समझ आ गया होगा। तो ये हुई बफर की थ्योरी, कि ठीक है बफरिंग एक्शन ये है, एक एग्जांपल से मैंने बता दिया। तो अब एक मैंने आपको सिंपल बफर कराया, अब मैं आपको मिक्सचर बफर कराती हूँ। मिक्सचर बफर क्या है? वो इतना सिंपल नहीं है, लेकिन इसका बफरिंग एक्शन में मैं आपसे थोड़ी हेल्प चाहूंगी, बस इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगी। कि अगर आप मेरे को आज बफरिंग एक्शन से फ्री कर देते हो, अगली क्लास मेरी बहुत इजीली जाएगी, मैं आपको काफी इसकी प्रैक्टिस करा पाऊंगी। चेक, मैंने सिंपल बफर के बजाय अब कैटेगरी कौन सी लिखी है बच्चों? एसिडिक बफर। व्हाट डू आई मीन बाय एसिडिक बफर? नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा बफर जिसका खुद का नेचर एसिडिक है। इससे एक हिंट लेना, ये सिर्फ उन्हीं सॉल्यूशंस का पीएच रिजर्व करने के काम आएगा जिनका एसिडिक पीएच मेरे को बचा के रखना है, जो एसिडिक हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आप तक पहुंचानी है और उनका पीएच एसिडिक है, तो उनका पीएच एसिडिक बना रहे, उसके लिए मेरे को उसमें बफर डालना पड़ेगा। बेसिक होते ही वो चीज खराब है, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी आपको अब ऐसी चीजें दिखने वाली हैं, आप रोजमर्रा में जब जो पैकेट्स हैं उसके ऊपर पढ़ेंगे ना कॉम्पोजिशन, आपको दिख जाएगा बफर। भाई कॉस्मेटिक में तो एडवर्टीजमेंट में बड़ा हिट वर्ड है, बफर डाल दो तो चीज महंगी लगेगी लोगों को, ठीक है? तो अब आप पढ़िएगा बफरिंग एक्शन के लिए क्या चीज डाली हुई है उसके अंदर, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का मतलब पक्का किसी एसिडिक पीएच को रिजर्व करने की कोशिश है। उसके लिए आप क्या लेके आते हो? वीक एसिड। एसिडिक बफर मतलब एक वीक एसिड, और उसी वीक एसिड का सॉल्ट किसके साथ? एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो वीक एसिड का एग्जांपल ये ले लूं आसान सा, अभी तो सबको ये याद है, HCN भी ले लेंगे, जब टेस्ट में देंगे तो हम HCN दे देंगे, पढ़ाने में हम CH3COH दे देंगे। वीक एसिड इज दिस, इसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, देखना यही होगा, CH3COO स्ट्रॉन्ग बेस, तो मेरे को CH3COO Na देना पड़ेगा। तो मैं एक वीक एसिड और उसी वीक एसिड का सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस का एक मिक्सचर, एक पाउच आपको देती हूं, कि ये पाउच इन सारे सॉल्यूशंस का पीएच को रिजर्व करने के काम आता है। मैंने उस पाउच को खोलना है और उस सॉल्यूशन में डाल देना है, मेरा बफर हो गया। नॉन साइंटिफिक लोग ऐसे ही करेंगे, और ऐसे ही होता है इंडस्ट्री में, बस उनके पास पाउच आ जाते हैं, उन्होंने उड़ेल के डालना है, दैट्स इट। उनको पता है ये डालना होता है, बफर है ये नहीं पता। तो मैंने बफर आपको डाल के दिया, इसका कॉम्बिनेशन। अब
अगला और आखिरी सवाल, आखिर ये बफरिंग एक्शन करता कैसे है, ये बचाता कैसे है पीएच को, वो समझते हैं। तो आपको अब बफरिंग एक्शन का ये बेसिक तो पता होगा कि किसी भी तरह से बस एच और ओ एच को कंज्यूम करना है। एम आई राइट? अब क्या करना है, इस सॉल्यूशन में थोड़े से H प्लस डाल के देखती हूं मैं, क्या उसकी केयर करने के लिए कोई मौजूद है? चेक। मेरे पास ये दो चीजें हैं, उस पाउच में ये दोनों हैं। जैसे ही मैंने सॉल्यूशन में डाला, आई एम हैविंग दीज टू। क्या मुझे आप बता सकते हैं, अगर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटोन डाल दिया, कहीं से एसिड डाल दिया, जो सॉल्यूशन मेरी एसिडिक है, मेरे को उसका पीएच रिजर्व करना है, 6 से कम ना जाए, मैं थोड़ा सा HCl डाल के उसको 6 से नीचे लाके खराब कर सकती हूँ, बट मुझे वो खराब होने से बचाना है। तो मैंने ये डाल दिया। अब मुझे बताइए, इफ आई एड स्लाइटेस्ट ऑफ H प्लस, व्हाट विल हैपन? थोड़ा सा कहीं से बाहर से मैं H प्लस की ड्रॉप डालती हूं इसके अंदर, हु विल टेक केयर ऑफ दैट H प्लस? CH3COO नेगेटिव। ध्यान से अब सुनना, क्योंकि मैं एक आयन कॉमन डाल रही हूं, ऑलरेडी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट एग्जिस्ट करता है, ली चैटलियर लग जाएगा। इसका Ka तो फिक्स्ड है। आपने क्या किया, कॉमन आयन डाला। मैंने आज सेट ए में एक बड़ा इजी लड्डू क्वेश्चन दिया है, जिसका आंसर कॉमन आयन इफेक्ट है, वो बिल्कुल लिटरली लड्डू था क्वेश्चन। तो अब अगर इसमें आप देखें कि H प्लस मैंने एक्स्ट्रा डाला, तो उससे क्या हुआ, I increased concentration of a ion which is common to the weak electrolyte, which is common to the already existing equilibrium. उसकी वजह से, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, इक्विलिब्रियम हैज टू गो बैकवर्ड टू कंज्यूम इट। इसको कंज्यूम करने के चक्कर में इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, जाने दो, मेरे को तो उस प्रोटॉन को कंज्यूम करना है। एसिटिक एसिड मैंने इसलिए डाला हुआ है। तो आप ये सोचिए, जो चीज आप तक पहुंचाई जा रही है, चाहे वो डिटर्जेंट है, चाहे वो शैम्पू है, चाहे वो फेस वॉश है, और चाहे वो देसी घी है, हर एक में बफर डाल के दिया जा रहा है। तो आप बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें खा रहे हैं, तभी कहते हैं कि दीज आर नॉट हेल्दी, बिकॉज इसके साइड इफेक्ट्स हैं। सो ये आपके पास प्रोटॉन की केयर हो गई। अब मेरे को मेरी क्लास बताए, अगर गलती से मैंने OH नेगेटिव डाला, उसका क्या? ये ध्यान से सोच के, फर्क नहीं पड़ेगा तो ये मेरा फ्लॉप बफर होगा। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो हमेशा अलग रहते हैं, तो गलत उल्टा हो गया। मैं अगर आपको कह रही हूं यहां पर Na है, आई नो, OH और Na कभी कंबाइन नहीं होते, तो Na को तो देखो भी मत, इट्स नॉट ऑफ यूज, क्योंकि Na और OH तो एक दूसरे को नफरत करते हैं, तो अलग ही रहेंगे, इन्होंने OH को लेना ही नहीं। ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, हम नहीं साथ रहेंगे, हमने तो हमेशा अलग रहना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दो भाई इकट्ठे रहना पड़ेगा। बताइए, ये बता दिया तो मेरी बफरिंग एक्शन की तो टेंशन खत्म। सुहानी, इस OH नेगेटिव को कौन ढूंढेगा कि ये मेरा बिछड़ा भाई है? वाटर नहीं, H पॉजिटिव। वाटर से वीक इलेक्ट्रोलाइट लाके तो दिखाओ, विच इज वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस OH नेगेटिव को H प्लस देखते ही पहचान जाएगा, हमें तो साथ रहना है बेटा, किधर जा रहे हो? जहां OH नेगेटिव आया, ये कॉमन आयन नहीं था, इसके अंदर दोनों कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। H plus will be taken care by the phenomena common ion effect, and OH negative will be taken care by the phenomena of weak electrolyte. भाई हमारा तो KW10 की पावर -14 है, तुम थोड़ा बहुत OH डालो, ये H plus will take care. ये H plus इतना मैंने मैनेज कर रखा है सॉल्यूशन में। तो Na का रोल क्या है, मैंने क्यों फिर Na साथ लगाया? Why do I need Na plus here? ना, क्या बात कर रहे हो, OH Na से क्यों रिएक्ट करेगा? ना, मैं ये कोई बात थोड़ी है। Na पॉजिटिव क्यों लिया? ओके मतलब मैं अपने क्वेश्चन को बदलती हूँ, मैंने यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लिया? आई थिंक मेरा क्वेश्चन बेटर ये होगा, व्हाई डू आई नीड स्ट्रॉन्ग बेस? ताकि ये हमेशा डिसोसिएटेड रहे, ये इतना रहे यहां पर एक्सेस में। क्योंकि आप सोचिए भाई, CH3COH टूटता ही नहीं है, टूटना पसंद नहीं करता, वो बहुत कम टूटा हुआ है। जैसे ही प्रोटॉन आपने डाल दिए 100,
और ये कहता है भाई हम तो सिर्फ 15 ही बैठे हैं, क्या होगा बाकी के प्रोटॉन्स का? पीएच छेड़ देगा वो, मुझे वो नहीं चाहिए। मैंने पहले ही एसिटेट बहुत सारे रख रखे हैं, मैंने एसिटेट बहुत सारे रख रखे हैं, क्योंकि ये तो स्ट्रांग है कि बेटा ये इधर जाता जाएगा, मैं और सप्लाई करता जाऊंगा। दिस इज कॉमन आयन एक्चुअली। एक और मेरे को हर वक्त इस इक्विलिब्रियम को जिंदा रखना है कि अगर H+ आया उसके लिए एसिटेट, एसिटेट खुद ही है कि इधर से आ रहा है तो कितना कम आ रहा होगा, और H+ बाहर से तुम एक ड्रॉप एसिड की डाल रहे हो, 4 दिन वो खाने की चीज तुमने बाहर रख दी, इतने सारे प्रोटॉन्स बन जाएंगे, क्या पता उतना एसिडेट ना हो, क्योंकि ये तो वीक है। तो मैंने कहीं और से एसिडेट पहले ही संभाल के रखा हुआ है कि तुम थोड़ा और प्रोटॉन भी डालोगे, इसी तरह से तो शेल्फ लाइफ 4 दिन की बजाय 4 महीने बढ़ती है, तो थोड़ा और डालोगे तो है मेरे पास और एसिडेट सप्लाई होते जाएंगे, ये इक्विलिब्रियम तो हमेशा चलेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट लेने का पर्पस क्या था? खाली एसिटिक एसिड क्यों नहीं काम कर रहा था कि आप कहते OH इसको देख लेगा, H+ इसको देख लेगा, भाई ये खत्म हो लेगा। तो मेरे को यहां पर एसिटेट और ज्यादा चाहिए थे। ये होता है मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर हमेशा लाइफ लंबी करेगा चीज की, क्योंकि और अगर सिंपल बफर है कुछ घंटे, 1 दिन 2 दिन, मिक्स्ड बफर में एक चीज एडेड है कि विल टेक केयर, शेल्फ लाइफ और बड़ी होगी। तो मिक्स्ड बफर की केमिस्ट्री समझ आई? ये कौन सा था? एसिडिक बफर। इसमें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत है? पहले देखिए दूसरा क्या आ गया, बेसिक बफर। बेसिक बफर में क्या करूंगी मैं? वीक बेस लूंगी विद इट्स सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ऑफ कोर्स वीक बेस लूंगी सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस में मैं NH4OH ले लूं, और सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, Cl देखते ही मेरे को कौन सा एसिड याद आना चाहिए? HCl, राइट। अब मेरी क्लास मेरे को बफरिंग एक्शन बताए और जाए कि यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, तो मैं पहले तो ये बना दूं, NH4OH का हर वक्त एक इक्विलिब्रियम चालू रहेगा, NH4+ और OH-। इसी तरह से NH4Cl जो कि एक सॉल्ट है, वो हर वक्त ये दो चीजें सप्लाई करता रहेगा। दिस, बताइए बफरिंग एक्शन परीक्षित, अगर मैं प्रोटॉन्स डालूं, हु विल टेक केयर ऑफ दैट प्रोटॉन, एडेड प्रोटॉन, एक्स्ट्रा प्रोटॉन? हम्म OH negative, because H+ and OH negative have very weak, या उसका आयोनिक प्रोडक्ट बहुत कम होगा, वो हमेशा एसोसिएटेड रहेगा। तो बाहर से अगर आपने प्रोटॉन्स ऐड किए तो विल बी टेकन केयर बाय OH नेगेटिव, बाहर से अगर आपने OH ऐड किए तो कौन देखेगा उसको? H पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये दोनों weak electrolyte है। The moment they come in same container, they will realize we have to be in associated form। जी, तो बफर एक्शन, दो तरह के बफर्स हमने टोटल पढ़े, लेट्स रिवाइज। वन इज सिंपल बफर, अदर इज मिक्स्ड। सिंपल बफर का एग्जांपल क्या था गुनीश? मेरे को भी याद करना पड़ेगा, आई एम बोरोइंग टाइम। एक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस, CH3COO NH4। मिक्स्ड बफर में पहली कैटेगरी मैंने पढ़ाई एसिडिक बफर। अनहर, एसिडिक बफर का एग्जांपल क्या था? देखे बिना याद करा रही हूं, देखे बिना एसिडिक बफर का एग्जांपल क्या था? सॉरी, CH3COO एसिडिक बफर मतलब, बजाय ऐसे एग्जांपल याद करने के अगर ऐसे याद करो कि कोई और आ जाए तो मैं पकड़ सकूं, वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ऑफ कोर्स वीक एसिड तो लेना ही है, उसके साथ एक चीज और लेनी है, अ सॉल्ट ऑफ द सेम वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरा आपके पास था बेसिक बफर, जो सामने खुला हुआ है इसलिए वो पूछूंगी नहीं। अगली क्लास में बफर के न्यूमेरिकल्स, कॉमन आयन इफेक्ट के कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए थे, अब सारे हो जाएंगे आप लोगों से, वो कर लेंगे इसके बाद, ठीक है। बफर की थ्योरी आप सबको याद होगी, सिंपल बफर थे, एसिडिक थे, बेसिक थे, और उसको लेके मैंने काफी कुछ करा दिया था। अब आ जाते हैं हम बफर को लेके न्यूमेरिकल्स पे। ये एनसीईआरटी से डिलीटेड सिलेबस है। सिया, हमने आपको कॉल करने की कोशिश की थी, बट आई थिंक रिप्लाई नहीं हुआ, या वी वर नॉट एबल टू इन्फॉर्म यू। बट ठीक है, अब क्या कर रहे हो आप? आपका स्कूल कौन सा है?
मॉडल स्कूल एक इकलौता ऐसा स्कूल है जो बफर के न्यूमेरिकल देता है, जबकि वो एनसीईआरटी से उड़ चुका है। लास्ट ईयर का मॉडल स्कूल का मैंने फाइनल एग्जाम का पेपर देखा है, उसमें बफर का न्यूमेरिकल है, या तो उन्हें पता नहीं है, कट गया है या क्या है, मुझे भी पता नहीं, बट मॉडल स्कूल में बफर लास्ट ईयर भी आया है। नाउ आप लोग कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ अ बफर मिक्सचर जरा इसे नोट करिए। थैंक यू। बफर में बस यही बचा था। आज छोटी सी क्लास होगी बट हम लंबी खींच देंगे, कोई बात नहीं। तो बफर, अब आपको पता चलता है कि बफर का खुद का भी कोई पीएच होता है। अब तक आप बफर को क्या जानते थे? बफर इज अ सॉल्यूशन जो किसी भी तरह के पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, या और बेटर लैंग्वेज दूं तो इट रिजर्व्स द बफर। ये बफर की वैल्यू को रिजर्व कर देता है, तुम बदल नहीं सकते। तो बट बफर किस चीज में कौन सा डालना होता है, ये भी तो एक सवाल है। कोई सा भी बफर कहीं भी डाल दूं? नहीं। अगर मुझे कोई ऐसा सैंपल है जिसका पीएच एसिडिक और एसिडिक पे ही रहने देना है, तो उसमें मैं एसिडिक बफर डालती हूँ। कोई ऐसा पीएच है जिसका मुझे एल्कलाइन ही रहने देना है, जैसे दूध, तो मैं उसके अंदर बेसिक बफर डालती हूँ। तो बफर की चॉइस भी इस बात से डिसाइड होती है आपको कौन सा पीएच कंट्रोल करना है। आपको पीएच 5 रिजर्व रखना है कि पीएच 9 रिजर्व रखना है? पीएच 5 रिजर्व रखना है तो आपको उस हिसाब से बफर चूज करना होगा, सेम फॉर अदर्स। सो यानी कि अब मुझे पता चलता है भाई बफर भी एक लेबल से आता है। तो अगर हम कभी मार्केट से, केमिस्ट से बफर खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक लिखा होता है इंफॉर्मेशन। और क्या लिखा होता है? इसका पीएच 4.6 से लेके 5.8 तक है। मींस इसके बीच के जितने भी आपको बफर, जितने भी पीएच रिजर्व करने हैं, आप ये बफर डाल सकते हो। और एक बफर में लेने जाती हूँ बेसिक बफर, तो उस पर लिखा होता है 9.3 से 10.2 है। ये मतलब ये उन सॉल्यूशंस के अंदर डाला जा सकता है जिनका पीएच की रेंज इसी के बीच में आती है, और आपको उसको रिजर्व करना है, आपको उसका बदलने नहीं देना पीएच। दैट इज वाई मिल्क में सोडा डाला जाता है, क्योंकि वो बेसिक बफर है। तो मिल्क में कोई और सोडा डाल के कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मेरे को मिल्क का पीएच जिस रेंज में सेव करके रखना है, उसको रिजर्व करना है, उस पीएच रेंज में एक ही बफर है जो कि हैजार्डियस भी नहीं है, हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, उसको तो हमने उठा लिया। यानी अब मेरा आखिरी काम बफर को लेकर रह गया था, वो था ये एक इक्वेशन जो इस नाम से जानी जाती है, हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको एसिडिक और बेसिक बफर का पीएच देती है। यहां देखिएगा पीओएच लिखा हुआ है मैंने, वो अब आपको पता है, अगर पीओएच आ गया तो आप पीएच निकाल लेंगे। वो ट्रिक तो मैं अब आपको टेस्ट में ही दूंगी, बहुत करा चुकी। तो ये जो इक्वेशन है पीएच निकालने की, द इजीएस्ट फॉर्मूला, इजीएस्ट पार्ट वी केप्ट फॉर लास्ट। जैसे कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस था, आप देखिए जब से आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू हुआ, मैं एक ही क्वेश्चन करा रही हूं, पीएच निकालो। किसका पीएच निकालो? लेट्स रिवाइज। जिसमें एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, आप उसका पीएच निकालो, आपने निकाला। फिर उसके बाद मैंने अल्फा वाले केसेस उठाए कि इसमें एच आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको सी अल्फा के सहारे से निकालनी पड़ी, फिर मैंने पीएच निकाला। उसके बाद हमने किसका, कौन सा मेजर टॉपिक उठा लिया था? केएसपी। केएसपी में भी मैं बस केएसपी में मैं कह सकती हूँ मैं पीएच नहीं निकाल रही, उसके अंदर सॉल्युबिलिटी और केएसपी का रिलेशनशिप से बात चली। उसके बाद हमने किया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, उसमें याद हो वो जो 3 फॉर्मूला दिए थे मैंने, स्मॉल एच और के एच, और तीसरा फॉर्मूला हर एक में क्या था? पीएच। अगेन उसका पीएच। आज क्योंकि मेरे पास टॉपिक एक ही था और टाइम पूरा था, तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिख लिए जिसमें आपको पता ही ना चले किस टॉपिक से हैं, और फिर आप करो। दैट इज बेस्ट, कि आपको टॉपिक का सहारा ना लगे। तो हर जगह देखा जाए तो पीएच ही निकाल रहे हो हर टॉपिक में, एक्सेप्ट फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब बफर में भी यही आ गया, तुम पीएच निकाल रहे हो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में भी तुम पीएच निकाल रहे थे, और उससे केएसपी छोड़ दो तो सब में पीएच निकाल रहे थे। तो अब अगर मेरे पास ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला में एक हिंट देखिए, एसिडिक बफर्स का पीएच हमेशा लेस देन 7 होगा, बेसिक बफर्स का पीएच हमेशा मोर देन 7 होगा। और इन प्लेस ऑफ दिस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन आई कैन ऑल्सो राइट कॉन्जुगेट एसिड या बेस जो भी बनता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू घुसाऊंगी इंफॉर्मेशन कि ये मैंने कैसे लिख दिया। तो बफर की थ्योरी आपको कितनी याद है, कितनी भूल गए, पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स चेक आपको बफर की थ्योरी याद है कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बफर पे मेरे पास ये है, पढ़ना इस क्वेश्चन को। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लिया। अब सोचो, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि ये बफर का है,
मैं इसके 10 से 12 ऑप्शन बनाती हूं अगर ये जेई का क्वेश्चन है, और ये पूछूंगी हाउ मेनी ऑफ द सॉल्यूशन, कितने सेट्स ऐसे हैं। मैंने आपको यहां 4 दिया ना, इस तरह से मैंने 10 दे दिया और पूछ लिया इनमें से कितनों का पीएच जो है वो 7 से बड़ा है, राइट। तो अब आप ये देखो यहां, क्योंकि पहला क्वेश्चन था मैंने थोड़ा सा बफर का लुक दे दिया, बट इसी में अगर मैं ऑप्शन ई बना देती एसिटिक एसिड का, वो आप नहीं गिनते क्योंकि एसिटिक एसिड एसिड है, वो आपको पता है पीएच 7 से छोटा होता है। अब इसमें बात करनी है किसका पीएच 7 से बड़ा है। पहले तो चेक करो ऑप्शंस क्या हैं। वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये पक्का बफर है। बफर कौन से वाला है? एसिडिक बफर। भाई एसिडिक बफर है तो इसका पीएच 7 से छोटा होगा, ये पकड़ लेंगे हम। सेकंड ऑप्शन, ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक होते हैं, ये क्या है? वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक होते हैं, और ये सॉरी ये है वीक एसिड, ये उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस KOH। NaOH की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सपोज KOH, तो ये भी लेस देन 7 वाला है। दोनों ही तुमने एसिडिक बफर दे दिए। ये क्या दिया है मैंने? सिंपल बफर। सिंपल बफर क्या था लास्ट क्लास? वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, तो ये है सिंपल बफर। तो सिंपल बफर के पीएच के बारे में तो मुझे कुछ बताया ही नहीं आपने। यही कह सकते हो, मैंने अभी ये बता दिया एसिडिक बफर का पीएच 7 से नीचे होगा, बेसिक बफर का पीएच 7 से ऊपर होगा। एनी गेस इसका बफर किधर होगा? दोनों ही वीक हैं। नियर टू 7। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का भी मान सकते हो तुम। ये क्यों जरूरी है बफर बोलना? आप देखो दोनों सेम ही बात है। ये बफर बोल के हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं जी टॉपिक बफर है। नो, टॉपिक केमिस्ट्री है यहां पर। ये क्यों लगेगा मेरे को बफर है? पहले झटके में मेरे को क्या लगना चाहिए? सॉल्ट, क्योंकि उससे मेरा आंसर आ रहा है। अगर आपने बफर सोच लिया तो आप बढ़ के आओगे पीएच का फॉर्मूला दो जी, आपने इसका दिया नहीं। मैं क्यों दूं? क्योंकि मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टॉपिक पढ़ा के आई हूं, और वहां मैं क्या कहती हूं, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट जो बनता है उसका पीएच नियरली 7 रहता है। क्लियर? तो ये भी 7 से बड़ा नहीं है। ये आया वीक बेस और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें इसका वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 7 होगी। तो मैं कह सकती हूँ इसमें सॉल्ट और बफर मिक्स कर दिए मैंने। अब मैं इसमें कुछ भी और डाल देती, पूरा चैप्टर कवर हो जाता है इस एक क्वेश्चन में। अगर मैंने यहां पर ई ऑप्शन डाल दिया होता 10⁻⁻8 HCl, कवर हो गया वो वाला जो मैं कहती हूँ 10⁻⁻8 HCl। हर कोई धोखा खाता है, देख के 8 कर देगा इसको कि हाँ भाई पूछा है पीएच 7 से बड़ा किस किस में होता है, आप इसको गिन लोगे। अगला मैं आपको दे दूंगी और कुछ नहीं, बस इसके बाद परेशान होना हम शुरू हो जाते हैं। 10⁻⁻8 NaOH है, तो दोनों ही ऑप्शन गिन डालेंगे हम, क्योंकि हमें तो आदत है उस तरह से पड़ी हुई। तो ये और ये दोनों ही आपको पता है, ये तो 7 वाले हैं। ये भी पीएच 7 देगा, ये भी पीएच 7 देगा, आप ये अच्छे से जानते हैं अब तक। तो इसमें मैं एड अप करती जाऊं और आपसे पूछती जाऊं, पूरा चैप्टर घुसा दूंगी इसके अंदर में। तो पीएच पे ही सब कुछ आपको देखना है। तो पहले क्वेश्चन से बफर की थ्योरी क्लियर हुई और पिछले टॉपिक्स साथ में कनेक्ट हुए। अब ऐसे थोड़े बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पे जाएंगे। अब मुझे नहीं पता ये किस चीज का क्वेश्चन है, ये बफर का है, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का है, या ये आयोनिक इक्विलिब्रियम जिस दिन स्टार्ट हुआ था, पीएच जिस दिन स्टार्ट हुआ था उसका क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को तो सारा चैप्टर पकड़ना है। मुझे बताइए इसका पीएच इज मोर देन 7, लेस देन 7, इक्वल टू 7, फिल इन द ब्लैंक्स, टेक योर टाइम। कितना? लेस देन 7। क्यों भाई? एक तो इसके अंदर तुमने सॉल्ट दिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, जिसकी वजह से क्या होता है? न्यूट्रल। ये कोई बफर नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल बफर कि एक सॉल्ट है एक एसिड है तो चलो जी इसको एसिडिक बफर लगा दें, नहीं। ये क्या है? दोनों स्ट्रॉन्ग, NaOH HCl, और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का आपको पता है एग्जैक्टली इक्वल टू 7 आता है पीएच, नियरली भी नहीं। इसकी वजह से तो पीएच 7 होगा। ये क्या है? हाईली एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका क्या होएगा आंसर? ये क्वेश्चन। अब मैंने इसको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया क्योंकि नीट का क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन थे और उसमें से इनकरेक्ट चूज करना था या करेक्ट कुछ ऐसा चूज करना था। मेरे को 4 ऑप्शन लिखने नहीं थे, मैंने अपनी मर्जी से उसको बस फ्रेम कर दिया। क्लियर? अब दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन।
डायरेक्ट बफर पे अगर थ्योरी आनी है, मुझे पहले बफर रेडी करना है अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर? तो पहले सोचो बफर क्या होता था। दोनों में से कोई एक वीक, चाहे एसिड वीक, चाहे बेस वीक, या दोनों वीक। कुछ नए एग्जांपल्स दिए हैं आपको तंग करने के लिए, परीक्षित करना कोशिश। ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है काफी पहले, नॉट लेटेस्ट, 2010 से पहले। डी कहां से आ रहा है? ओके, सोचते हैं। हिंट एक ही है बफर की, जब इजी करना हो क्वेश्चन को, या तो एसिड वीक होना चाहिए दोनों में से, या बेस वीक होना चाहिए, या दोनों वीक होने चाहिए। और अक्सर ऐसा होगा आपको पता ही नहीं चल रहा होगा ये वीक है कि स्ट्रांग है। कुछ पूछना है तो मुझे बताओ, एलिमिनेशन मेथड से करके देखो। ऑर्गेनिक बेस सारे वीक, ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक, तो ये दोनों तो बफर हैं। अब मेरे बच्चों के लिए ये नया है, ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड की गिनती H2SO4, HCl और HNO3 से ऊपर बढ़ानी है मेरे को। तो HClO4, आज की स्लाइड्स जो लास्ट 4 स्लाइड्स हैं वो एसिड बेसिस पे हैं, कि कुछ ऐसे एसिड बेसिस जो आपको अब तक बताए नहीं गए 12th क्लास के पी ब्लॉक में। टाइम मिला तो कराऊंगी, वरना 12th में कराऊंगी, आज ही के दिन करा सकती हूँ, अदरवाइज 12th में कराऊंगी। तो मेरे लास्ट ईयर के बैचेस में 12th में ही करने को कहा था, क्योंकि आयनिक पे टाइम खूब ले लिया था, तो हमने 12th में किया था। इस साल भी वो 4 स्लाइड लाई हूं, आज टाइम बचेगा तो मैं जरूर कराऊंगी। HClO4, ये नॉन मेटल्स वाले एसिड्स अक्सर स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, अक्सर स्ट्रॉन्ग एसिड देखते ही मैं बाकी 3 ऑप्शंस को पकड़ूंगी नहीं। अब देखिए H2SO4 स्ट्रॉन्ग है। सुनना एक चीज और मुझे बताना, ताकि आपको बिना याद किए भी कैसे याद हो। H2SO4 और HNO3, एक जुगाड़ दे रही हूं। H2SO4 और HNO3 में एक एलिमेंट जो कॉमन नहीं है, वो कौन सा है दोनों में आपस में? सल्फर और नाइट्रोजन। H2SO4 में H और O भी है, HNO3 में N के अलावा H और O है। यानी हर वो नॉन मेटल का एसिड जिसमें H और O साथ में लगा होता है सिर्फ, वो सारे स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर वो नॉन मेटल कौन सा है? Cl। H2SO4 में क्या था? सल्फर। HNO3 में कौन था? H और O जिनमें भी हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग हैं, अगर बीच में एक नॉन मेटल है तो। तो HClO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। मेरे को और घबराने की जरूरत नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड कैन नेवर मेक अ बफर। हाउ इट कैन मेक, मतलब कैसे करेगा ये काम? तुम स्ट्रॉन्ग एसिड किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हो, उसका पीएच कितना गिर जाएगा? जिस सॉल्यूशन का पीएच 5 है, तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड उड़ेल दिया उसके अंदर, उसका पीएच 1 पहुंच जाएगा। कहेगा वो बफर? वो कोई रिजर्व करेगा? वो तो नाश कर देगा सॉल्यूशन का। स्ट्रॉन्ग एसिड कैन नेवर बिहेव एज अ बफर, नेवर। मैं इस नेवर को बदल सकते हैं, आई एम सॉरी, कंडीशंस अप्लाई। बट अभी के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड अकेला बफर नहीं बना सकता, कुछ है स्पेशल कंडीशन। आई विल टेक माय वर्ड्स बैक, नेवर तो गलती से भी नहीं, केमिस्ट्री है ये। स्ट्रॉन्ग एसिड इज नॉट अ बफर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, हो गया एक और क्वेश्चन। चलिए अब थोड़ी बफर की थ्योरी क्लियर होनी शुरू हुई कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे, तब मैं पहुंचू न्यूमेरिकल पे। ऑल योर्स। मुझे नहीं पता बफर है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, कुछ भी है। मैं और ऑप्शन भी जोड़ सकती थी, बट पिछला आयनिक आपको आता है, आप आयनिक में थोड़ा सा परेशान होते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वगैरह जब शुरू होता है। चेक। आर्यन, कौन सा इन चारों में से पीएच लेस देन 7 रखे हुए? केशव, समीर, नमन, ईशाना, आपका एसपी वाला, केएसपी वाला क्वेश्चन कॉपी में, टेस्ट कॉपी में गलत हुआ। आप कुछ कंफ्यूज हुए उसके अंदर। डाइल्यूशन और प्रेसिपिटेशन वाले क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है जेई नीट और स्कूल में, तो कॉपी आज लेके देखना और ये डाउट सेशन में क्लियर करना। ये क्वेश्चन कंफ्यूजन हो गया, किया बड़ा अच्छा है, तो एंड तक इतना अच्छा पहुंचाया कि हमें ढूंढना पड़ा कि गलती क्या है। तो यू गॉट लिटिल कंफ्यूज्ड इन कॉपी, उसको दोबारा करना है। ओके, एक तरफ से आ रहा है बी, चेक भाई। क्या ये एसिडिक बफर है? बाकी तो क्लियरली दिख ही रही, ये बेसिक बफर है। और ये आपको पता है सॉल्ट है, ये नियरली 7 होगा। इसके बारे में क्या विचार है? ये भी सॉल्ट है। अब तो आपको पता लग गया ऑर्गेनिक एसिड्स आर
वीक एसिड। ये भी नियरली 7, ये भी नियरली 7। इस तरह के इंटीजर टाइप क्वेश्चन काफी मिलने वाले हैं। इनमें से किस किस का पीएच नियरली 7 है, इनमें से किस किस का पीएच लेस देन 7 है, किस किस का पीएच मोर देन 7 है। 10-12 ऑप्शन और उसमें से चूज करने पड़ते हैं व्हाट कॉम्बिनेशन। नीट में 4 ऑप्शन दे देंगे, सेकंड, सिक्स्थ, नाइन्थ और 10th। और जेई में इंटीजर टाइप लिखो जी, नंबर लिखो एक कितने। तो ये क्वेश्चन पिक करने वाले हैं, क्योंकि पता है कि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, चलें आगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ थोड़ी बहुत सही थ्योरी में क्लैरिटी आई। अब ये एक इंफॉर्मेशन है जिसको हम साथ साथ प्रूफ भी करेंगे। 2 चीजें भी मेरे को आपको एक न्यूमेरिकल्स के थ्रू पहुंचानी है, और वो 2 चीजें क्या पहुंचानी है, एक तो मैंने पहली स्लाइड पे लिखा था, वो इंफॉर्मेशन की आप सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन की जगह कॉन्जुगेट एसिड या बेस लिख सकते हो। दूसरी ये इंफॉर्मेशन आपकी कॉपी में होनी चाहिए। इतने क्वेश्चन इसकी वजह से हमारे गलत होते हैं, क्योंकि हम कुछ मतलब दिल नहीं मान पाता हमारा, ऐसे कैसे। इफ वी चेंज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन बफर सोल्यूशन, अब तक बफर सोल्यूशन की आदत पड़ गई होगी इन थियोरेटिकल क्वेश्चन से। जो भी आप सॉल्ट ला रहे हो, किसी को लगे 1 मोलर की जगह में, मतलब 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच सॉल्ट डाल दूं, तो कि उसके ऊपर जो लेबल मैंने आपको क्या बताया, बफर की बोतल पे एक लेबल मिलता है, उस लेबल पे लिखा होता है कि जी इसका पीएच क्या है, 4.9 से लेके 5.4 तक, यही रेंज है। तो मैं 2 चम्मच डाल दूंगी तो कहीं उसका पीएच बदल तो नहीं जाएगा सोल्यूशन का? नहीं बदलेगा। तुम वो सॉल्ट जो ला रहे हो बफर बनाने के लिए, वो 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डाल दो, या उस बफर में वो जो बॉटल लाए हो ज्यादा लंबा चलाने के लिए, तुम उसमें पानी मिला दो 1 लीटर, बढ़ा देती हूँ सोल्यूशन, उससे पीएच पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप सॉल्ट जो बफर ला रहे हो उसको आप कॉन्सेंट्रेशन को बदल दो, अगर आधा डाल दो, डबल डाल दो, पानी डाल दो उसके अंदर, उसकी पीएच का जो लेबल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बफर वो पीएच उतना ही मेंटेन करेगा। ठीक है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के बफर पे, बफर के पीएच पे भी कोई असर नहीं डालती। ये थोड़ा दिल मानने में देर लगाता है, ऐसे कैसे, इसीलिए रटा रही हूं बिना रीजन दिए। जब तक रटोगे नहीं तब तक इसको मानोगे नहीं। हर क्वेश्चन में आप सॉल्व करके नहीं देखोगे, मैं भी करवाऊंगी एक क्वेश्चन। क्लियर है इंफॉर्मेशन? बफर का पीएच डाइल्यूशन से नहीं बदलता है, इसका सीधा मतलब एक ही है। आप डाइल्यूट कर दोगे, 50 ml सॉल्यूशन को 500 ml बना दोगे और सोचोगे उसका पीएच बदल जाएगा। सिर्फ बफर के केस में नहीं बदलेगा, बाकी में तो पता ही है बदलता है, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 किया ही है हमने, बट बफर के केस में नहीं। सो अब इंफॉर्मेशन इज क्लोज्ड, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू। ठीक है, अब क्वेश्चन की सबसे पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन लाती हूं मैं आपके लिए, कि आपको फॉर्मूला की आदत पड़े, अगले साल बैठे बैठे याद आए कि हाँ बफर हुआ तो था, एक गंदा सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला भूल रहे लेकिन हुआ था, बस इतनी याददाश्त रहे। पीकेए ऑफ HCN, वीक एसिड है, दिख ही रहा है, ऑर्गेनिक एसिड है, दे दिया मेरे को 9.30। pH of solution made up by mixing इतने moles of KCN. What is KCN? Salt of weak acid with K का मतलब तो क्या है, strong base से आ रहा है, KOH से, and इतने moles of HCN in water. टोटल वॉल्यूम बता दिया 500 ml। जब ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं कभी गलती से भी मत सोचो ये किस टॉपिक का है। सोचने लग गए टॉपिक कौन सा है, गलत। केएसपी का है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का है, बफर का है, मेजर तो 3 ही टॉपिक थे। केएसपी का तो नहीं है, वो तो क्वेश्चन ही बता देता है। इसको मत सोचना, सिर्फ ये सोचना क्या क्या गिवन है। तो जब मैं देखूंगी क्या क्या गिवन है तो क्वेश्चन में ही मैं लिखूंगी, कोई अलग पेज पे नहीं। मेरे तो क्वेश्चन पे ये मेहनत होनी चाहिए। ये है पक्का जी वीक एसिड, राइट। ये है उस वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे ही आपको ये दोनों लिखोगे आपको याद आ जाएगा तो बफर है, और बफर का शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसके अंदर डालोगे पीएच आ जाएगा। तो आज ये आइडेंटिफाई करने की मेरे को प्रैक्टिस करनी है कि बफर पहचानना कैसे है। इसको मैं लॉन्ग मेथड से भी कर सकती हूँ कि सपोज बफर टॉपिक था ही नहीं तो भी मैं इसका पीएच निकाल सकती हूँ, वो 1 पेज लंबी कैलकुलेशन जाएगी, और उस 1 पेज को बचा लोगे अगर ये फॉर्मूला जो एनसीईआरटीज में इस साल काटा है, पहले तो दिया होता था, इस फॉर्मूला से करते हैं। अब चेक करो, पीएच निकालना है, फॉर्मूले के हिसाब से क्या चाहिए, पीकेए। देखना पीकेए दे रखा है इस क्वेश्चन में, दे रखा है सीधी वैल्यू 9.30, क्योंकि अब लॉग टेबल देने का रिवाज बदलता जा रहा है, तो अगले पीकेए देंगे।
आप पीके की जगह तो वैल्यू पुट कर लोगे, वो तो मेरा जॉब ही नहीं है। क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, एक बार नोट कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन खबरदार जो किसी ने नोट की तो ये सॉल्यूशन नोट करने वाली नहीं, ये सॉल्यूशन अपने अंदर डालने वाली बात है हमेशा के लिए। 2-3 क्वेश्चन आज अकेले इस कॉन्सेप्ट में पहले, कि ये कॉन्सेप्ट चलते चलते आ जाना चाहिए आपको। सॉल्यूशन कोई नोट नहीं करेगा, पहले समझेंगे। तो क्वेश्चन जैसे ही मेरे को लिखा गया, मेरे पास समझ आ गया कि क्या है, तो जैसे ही मैंने ढूंढ लिया ये तो बफर है, बफर है तो फिर और एसिडिक बफर है, तुरंत मैंने एसिडिक बफर वाला फॉर्मूला लिखा पीएच। फॉर्मूला लिखते ही मैंने ढूंढना शुरू किया क्या वो चीजें मेरे को दे रखी हैं। तो सबसे पहले तो मैंने पीके ढूंढा, दिया हुआ है। फिर मैंने ढूंढा लॉग के बाद की टर्म्स। आई होप सभी यही देख रहे हो ताकि क्वेश्चन उड़ा सको मेरे पूछे हुए। मेरे को अच्छा लगता है जब बच्चे उड़ा जाते हैं। सॉल्ट, सॉल्ट कौन सा है इसके अंदर? केसीएन। उसकी कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करनी है, और वो क्या है? 2.5 मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना? 500 ml। ऑब्वियसली मोलैरिटी पुट करनी है तो लीटर में जाना पड़ेगा। जो भी है, नो हरी ऑफ कैलकुलेटिंग इट प्लीज, क्योंकि आप देख रहे होंगे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। मैंने इतने क्वेश्चन पढ़ डाले आज, हर दूसरा क्वेश्चन सेम कॉन्सेंट्रेशन का, मजबूरी में मेरे को 2-3 लिखने पड़े बार बार, कि और कुछ खास आ नहीं रहा, क्योंकि लॉग टेबल नहीं देने, कैलकुलेशन बेस ज्यादा देना नहीं है, खास करके नीट में। जेई में देना होता तो अब न्यूमेरिकल टाइप और इंटीजर टाइप है, और इस साल से चॉइस भी बंद कर दी। तो अब आपको और थोड़ा सोचना होगा। आप ये सोच के नहीं जा सकते जेई वाले बच्चे, और नीट में भी चॉइस होती थी वो भी बंद कर रहे हैं, कि चॉइस में छोड़ देंगे आने का न्यूमेरिकल। तो अब अगले भी गुरु है, कह रहे हैं हो गया कोविड कोविड, अब चॉइस वापस हटाओ, पहले कभी चॉइस नहीं आती थी। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इतनी आई, देखना जो एसिड दिया है HCN, उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन सेम आई, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम आई। मुझे इतनी सी भी कैलकुलेशन क्यों करनी, हालांकि ज्यादा नहीं थी बट इतनी सी भी क्यों करनी? मैं 1 पुट कर दूं, log 1 क्या होता है? 0। log 1 0 होता है, यानी ऐसे केसेस जहां पर सॉल्ट और एसिड, और हो सकता है बेसिक बफर देते तो सॉल्ट और बेस होता, जहां इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है वहां पर pKa ही pH होता है। इतना घुमा घुमा के पूछा हुआ है क्वेश्चंस में कि what should be the concentration of salt if एसिड इतना लिया है, pKa 5.2 लिया है, और pH भी मेरे को 5.2 चाहिए। भरे पड़े हैं क्वेश्चन, उसमें बच्चे फिर एंटीलॉग मांग, ये कर वो कर, आंसर वही आएगा जो अदरवाइज आप बोलोगे। आपको अगर कितना सॉल्ट चाहिए ये पूछा है, इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी, और इसकी दे दी, कि पीके दे रखा है जी 5.6, कितना सॉल्ट आप डालो। एसिड मैंने इतना दिया है ताकि पीएच 5.6 आए। तो पीकेए और पीएच या पीकेबी, पीकेबी में पीओएच हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना, यहीं पे ट्रिक करेंगे आपको। तो कितना आपको ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछा जाएगा। तो आपको ये देखना है जब लॉग के बाद वाली चीज 1 है और लॉग 1 क्या होता है? 0, तो हमेशा पीएच और पीकेए क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो पीकेए या पीकेबी होती बात, तो यही सेम बेस के लिए अप्लाई होगा। तो पीकेबी इज इक्वल्स टू पीओएच होगा, और पीओएच को आप 14 से इक्वेट करके पीएच निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ सबको ये क्वेश्चन? अब कर लो अपनी कॉपी में सॉल्यूशन, जो भी अपनी भाषा में करनी है। ये लाइन लिखनी जरूरी है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशंस आर सेम ऑफ बोथ, हमेशा पीकेए इज इक्वल्स टू पीएच या पीकेबी इज इक्वल्स टू पीओएच। ये जिसको अब लिखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए। क्वेश्चन डीपीपी में होंगे, बट मुझे डाउट था आज आप लोग डीपीपी लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिख डाले। डीपीपी में सेम सिमिलर मिल सकते हैं। चलिए जी ये वाला बाद में, पहले मेरे को ये कराना है सिमिलर वाले, क्योंकि बार बार यही मिल रहे थे। ये क्वेश्चन नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। यही बता दी, हम बफर की बात कर रहे हैं, ये तो बड़ा आसान हो गया मेरे लिए। दिक्कत तब आती है जब एक ही लाइन का क्वेश्चन आता है नीट में और जेई में, ढूंढना पड़ता है, वो बफर है। इन अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड टू सॉल्ट इज इंक्रीज टू 10 फोल्ड, 10 गुना बढ़ा दिया रेशो। पीएच पे कितना बढ़ना या घटना होगा? 4 ऑप्शन था, इट इंक्रीजेस बाय दिस, इट डिक्रीजेस बाय दिस, इट रिमेन सेम, और वट 4 ऑप्शन थे, और इट इंक्रीजेस बाय 10। पीएच का 10 इंक्रीज होना, बच्चा तुरंत पकड़ लेगा ये ऑप्शन तो फेक है, ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, बट थी 4 ऑप्शन दिखे मेरे को। इस क्वेश्चन को समझते हैं, अगर लिख लिया हो,
पहली लाइन बता रही है बफर है और वीक एसिड माने एसिडिक बफर है। तो मैंने क्या उठा लिया, यहां पर पीएच का फॉर्मूला उठा लिया। पीएच का फॉर्मूला उठाते ही मुझे क्या बोला गया है, इस रेशो के बारे में शायद कुछ बात की है, बट हमें परेशान करने के लिए क्या किया है, एसिड टू सॉल्ट रेशो, ना कि सॉल्ट टू एसिड रेशो। अगर पहले से कोई बफर है, उसकी कोई पीएच वैल्यू है, तो सपोज इस सारे को मिला के उसकी पीएच वैल्यू 4 थी, 5 थी, 6 थी, वटेवर जो भी थी। अब ये कह रहे हैं मैंने एसिड टू सॉल्ट रेशो, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, 10 फोल्ड बढ़ा दिया, मतलब एसिड कितना कर दिया 10 और सॉल्ट उतना ही रहने दिया। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बदलते हो तो बफर के पीएच पे कोई असर नहीं पड़ता, मैंने एक लाइन कहीं लिखवा दी। लेकिन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को बदलते हो तो पीएच पे असर पड़ेगा। तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आपने 10 गुना कर दी। अच्छा, इसको मैं यूं कर दूं रेसिप्रोकल, तो यहां माइनस आ जाएगा, राइट? तो लॉग ऑफ एसिड बाय सॉल्ट, अब मेरे पास 10 हो गई ये वैल्यू। ये इज इक्वल टू नहीं लिखा है मैंने सिर्फ ये रेशो इज 10 लिखा है। लॉग 10 क्या होता है, 1। वो वाला माइनस उधर ले जाऊंगी तो क्या बन जाएगा, -1। पीएच कितना घट जाएगा, घट जाएगा माइनस, पीएच डिक्रीज होगा। मेरे को थोड़ी पता है पीके कितना है जो मैं नया पीएच निकालूं, पुराना पीएच निकालूं, मेरे को तो थियोरेटिकली अटेम्प्ट करना है इसको। तो अगर आपने 10 फोल्ड एसिड इंक्रीज किया, वैसे भी डिनोमिनेटर में बढ़ाया तो घटना ही है, किसी भी तरह से आप समझ लीजिए, बट मैंने मैथमेटिकल सपोर्ट पूरा लिया। माइनस लॉग 10 इज 1, तो लॉग 10 इज -1, तो इट डिक्रीजेस बाय फैक्टर 1। अब अगर आपके पास कल को 100 आ गया तो आप हैंडल करने लायक होने चाहिए। इफ इट इंक्रीज बाय नॉट 10 फोल्ड, 100 फोल्ड, 200 फोल्ड, वो उतना ही देंगे जिसमें लॉग आप खुद सोच सको। तो यहां पर बाय व्हाट फैक्टर, अब आप इसको इत्मीनान से सॉल्व करिए अपनी लैंग्वेज में और फिर देखिए डिक्रीजेस बाय 1। आंसर जो ऑप्शन बनता था इसका, पीएच डिक्रीजेस बाय 1, इसको एब्जॉर्ब करिए। हाँ जी, किस बालक को ढूंढा जा रहा है? कुणाल किधर है? कुणाल को रोज ढूंढ मचती है, तुम झुक के बैठे रहते हो, ठीक है, तुम्हारी ना अक्सर एब्सेंट लग जाती है। इसे समझिए, ठीक है? तो सारा का सारा अभी थियोरेटिकल चल रहा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पर बफर में। तो हो गया सबका नोट? चलिए अगला क्वेश्चन। सब कुछ आप लोग करेंगे, मैं कुछ नहीं कर रही, फॉर्मूला भी पलट के नहीं देखोगे, फॉर्मूला भी खुद का होना चाहिए, अपने से सोचा हुआ, जो मैंने अभी तक याद कराया। मुझे पीएच चाहिए इसका। अगली क्लास से ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, जीओसी, अपनी जो आखिरी डीपीपी 2 दी गई थी जीओसी की, वो लेके आइएगा। नॉमेनक्लेचर के 2-4 क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगी, तब आपको याद आएगा एल्केन एल्कीन एल्काइन में किसको प्रेफरेंस देते थे, छोटा नंबर किसको देते थे, वो सब याद कराना है मुझे। जी, किसी का आंसर आ जाए तो रेज हैंड, केशव देने की कोशिश करना, दक्ष। 9.2, 9.2, अरे अच्छा, कंसंट्रेशन सेम दे दी है मैंने, तो तुम लोगों ने पेन भी क्यों उठाया? क्वेश्चन लिखने से पहले पढ़ लो कि लिखने लायक भी था, ठीक है? तो ये दिमाग लगाओ, जब मैंने दोनों की कंसंट्रेशन सेम दी है तो क्वेश्चन पढ़ना, पढ़ते ही आपका आंसर आना चाहिए, आपको सॉल्व नहीं करना चाहिए। शॉर्टकट मेथड का ये फायदा, शॉर्टकट मेथड मींस जो फॉर्मूला है वो शॉर्टकट है। सो अगर आप देखें, जब कौन सा, अब इसमें वॉल्यूम की बात ही नहीं की गई, तो अंडरस्टूड है मोलर, कैपिटल एम लिखा है ना, मोल पर लीटर, वो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की बात की है। बोथ आर मिक्स्ड तब होता है पुराने दोनों वॉल्यूम मिला के नया वॉल्यूम। ये कैटेगरी न्यूमेरिकल मैंने आखिरी के लिए रखा है कि पहले बेसिक इजी डेफिनेशन बेस्ड हो जाएं, उसके बाद में वो वाला कराऊंगी कि पुरानी कॉन्सेंट्रेशन और नई कॉन्सेंट्रेशन को कैसे रिलेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखने में इतनी देर लगी, बट अगर आप पढ़ो तो ये 1 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन, और ये मिलेगा आपको इंटीजर टाइप में। क्यों मिलेगा? क्योंकि एनसीईआरटी से इसको काट दिया गया है फॉर्मूला को, और इसको लंबे मेथड से आप कर सकते हो, वो जो पीएच वाला सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी नहीं एक्चुअली, इसको एक इनडायरेक्ट लंबे मेथड से किया जा सकता है जो 1 पेज लेगा पूरा,
और अगर आप पहचान जाओगे ये बफर है तो आपका बहुत टाइम बचता है. दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला. क्लियर हो जाएगा? वही 9.2 आ गया सबके पास. ओके जी. जी जी. हाँ, मैं बताती हूँ क्या हुआ है. एक्चुअली एसिडिक बफर है. मैंने ये क्वेश्चन खुद से बनाया और मेरे को HCN का PKA देना था. तो मैंने 9.2 दिया. मैंने फिर इसको नेट पे भी सर्च किया कि इसका 9.2 ही है. मैं बहुत देर अटकी रही कि मेरे को ये सवाल कोई लाके देगा कि ये एसिडिक बफर है और आप क्या कर रहे हो यहाँ पे. ये आप किस तरह से मेरे को पीएच दे रहे हो 9.2. ये वो स्पेशल कंडीशन है जब सॉल्ट और कॉन्जुगेट एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है. तो जब सॉल्ट और कॉन्जुगेट सॉल्ट और आपके वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है ना, तो ये लॉजिक नहीं लगता. ये बिल्कुल सही पकड़ा और मैं काफी देर रुकी रही कि कोई पूछेगा तो मैं जरूर बताऊंगी, नहीं तो मैं सीधे टेस्ट में पकड़ूंगी कि क्या है लॉजिक. अब समझिए, जब पूछा है तो इट शुड बी टेकन. पीएच इज इक्वल्स टू व्हाट? पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड. जब हम एसिड बफर ले रहे हैं, जब हम एसिडिक बफर ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कभी भी इक्वल नहीं लिया जाता. मतलब आप देखिए डेफिनेशन में मैंने एक बार भी नहीं बोला बफर इज अ सॉल्यूशन व्हेन वी टेक दिस एंड दिस इन इक्वल वॉल्यूम और इक्वल कॉन्सेंट्रेशन. ये तो एक स्पेशल कंडीशन है. जब आप दोनों इक्वल लोगे तब ऐसा होगा कि PKA इज इक्वल्स टू PH होगा. यानी कि यहां पर मेरी वो बात डिच हो जाती है कि आपने एक एसिडिक बफर लिया है. एसिडिक बफर का पीएच आप बेसिक कैसे कर सकते हो? इट इज पॉसिबल इफ आई एम टेकिंग बोथ एट इक्वल कॉन्सेंट्रेशन. अ वेरी गुड इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन मेड बाय दिस. आप डीपीपी करते, आपको मिलना था ये. या आप जब भी इसको सोचोगे आपको ये मिलेगा. और ये खटकना बनता था. तो मैंने जब अपनी मर्जी से लिख दिया और फिर मैंने ढूंढा गूगल पे कि मैं कहीं गलत तो नहीं दे रही. 9.2 ही है एक्चुअल भी, कि मुझे लगा क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं हम बच्चों को परेशान करने के लिए. एक्चुअली भी यही है. अब क्लियर है सबको? चलें आगे. गुड. डाउट? ऑल योर्स. ये सारे थ्योरेटिकल हैं. आखिरी के न्यूमेरिकल में ले रही हूँ. बफर में जिसको ये आ गया ना, जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसको बफर टॉपिक तो आ गया. अब तंग करना है मैंने तो कैलकुलेशन में करना है, लंबी कैलकुलेशन में. वो मैं करूंगी फॉर श्योर. फिर वही है क्या? सेम. तो अब आपको मैंने थका दिया एक ही बात बार बार देके. सेम. मैं भी थकी हूं लिखने में. लेकिन क्यों किया है ऐसा? आप इस चीज को भूलें ना. अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो इट्स पीएच इज मोर देन 5.85, लेस देन 5.85, रिमेन सेम, समथिंग. 4 ऑप्शन है. उसको मैंने इस तरह से आपके सामने लिख दिया. क्लियर हो जाएगा ये भी. ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत तो नहीं है. अगर किसी को लगे जरूरत है साथ साथ लिख लीजिएगा, नहीं तो PDF अपलोड होंगे, वहां से पकड़ लीजिएगा. याददाश्त इतनी तो रहेगी कि उस दिन मैम ने एक ही एक तरह के क्वेश्चन करा करा के टाइम वेस्ट किया हमारा. और क्या, ऐसे ही होता है. चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ी देर बाद के लिए जो मैंने रखा हुआ था, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. अगर किसी ने बफर कॉन्सेप्ट अकेले पे नहीं देना, किसी ने देना है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, वो वाले कॉन्सेप्ट पे. KSP में याद दिलाती हूँ. जो क्वेश्चन निशाना आपका गलत हुआ है, जो क्वेश्चन मैंने सेट A में डाला था, उस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या था? इतना मैंने सोडियम सल्फेट लिया और इतना मैंने शायद बेरियम के साथ कुछ दिया था, बेरियम सल्फेट लिया. मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी दो चीजें थी. बट मैंने इतना सोडियम सल्फेट लिया या इतना मैंने NaCl लिया. बेरियम का कुछ लिया, आई एम सॉरी. दोनों इतने इतने लिए, 25-25 ml. बताइए, इसका KSP BaCl2 का दे रखा है. बताइए प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं. उसमें हम क्या करते थे? पुराना सोडियम सल्फेट M1V1 जब डबल वॉल्यूम में मिक्स किया जाएगा, वॉल्यूम डबल होगा तो कॉन्सेंट्रेशन. अब M1V1 भी हटा दो, अब बड़े हो गए, कॉन्सेंट्रेशन सीधी आधी कर दो. आपने कॉन्सेंट्रेशन अगर ली थी 2 मोलर और बाद में वॉल्यूम आप डबल कर रहे हो, सामने वाला भी आप ला रहे हो, तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी? 2 मोलर की आधी. तो अब उस चीज पे आते हैं कि किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको अगर परेशान करना है तो ये स्कूल पेपर है, या ये एक लेंदी क्वेश्चन अगर जेई नीट में देना है तो है. क्या है? बफर क्लियर होने के बाद इसको पकड़ती हूं मैं. एक बफर सॉल्यूशन. देखो ऐसे क्वेश्चन क्यों इजी माने जाते हैं?
पहले ही बता देते हैं बफर है। जेई नीट में रेयर होगा आपको बफर वर्ड लिखा मिलेगा, आपको खुद पकड़ना होगा बफर है। तो एक बफर सॉल्यूशन है जिसमें 500 ml आपने सोडियम एसिटेट दिया, चेक सोडियम एसिटेट। जैसे ही आप सोडियम एसिटेट देखोगे आप समझ जाओगे ये सॉल्ट है, समझ जाएंगे सॉल्ट है वीक एसिड का। और 500 ml वीक एसिड, जैसे ही आपने वीक एसिड और उसका सॉल्ट देखा, ना भी दिया होता ना मेरे को बफर वर्ड और सॉल्यूशन भी लिखा होता तो बफर तो मैं पकड़ लेती। अब कहा गया है उसमें पीकेए दे दिया, और आपसे क्या कहा है, फाइंड पीएच। ये वो क्वेश्चन है जो मैं लाई हूं, इफ इट इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर फाइंड न्यू पीएच, नया पीएच निकालो। कि क्या पीएच बदलता भी है? मैंने तो शुरू में लाइन चिपका दी, पीएच नहीं बदलता। आप लोगों को खुद को ढूंढना होगा कि पीएच बदलता है कि नहीं। मेरा क्वेश्चन तो यहीं तक है, ये मैंने ऐड किया अपनी तरफ से कि ये भी कॉन्सेप्ट का एक प्रूफ दूंगी मैं, तो ये मैंने ऐड किया है। क्वेश्चन पहले तो यहीं तक है, फाइंड पीएच, पहले फाइंड पीएच तक बात करेंगे। तो अब जैसे ही मेरे को पता चला ये सॉल्ट है, इसको मैं नोट करने का टाइम दूंगी, लंबा है तो पहले समझ लो। नोट करते वक्त शायद आपको कोई डाउट आए और आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सको, करना चाहिए। अब अगर मुझे पता है सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, मैंने तो सीधे एसिडिक बफर का फॉर्मूला चिपकाया। मुझे यहां क्या पुट करना है, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। बट सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या बोल रखा है, 500 ml ये लाए और 500 ml दूसरा लाए, यानी इसको और इसको दोनों को ऐड किया है तो वॉल्यूम तो डबल हो गया ना। V और V बिकम्स 2V। तो पहले वॉल्यूम V और V है, यहां वॉल्यूम 2V है। और कॉन्सेंट्रेशन जो मेरे को दे रखी है ना, वो इधर की दे रखी है 0.2 मोलर, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1 मोलर। अब M1V1 करके मैंने भी कर रखा है, क्यों लंबा करना, इतना तो पता लग गया होगा, आधी हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन जब दोनों बराबर वॉल्यूम आ रहे हैं, ओनली देन। तो चेक करो इसमें बराबर वॉल्यूम आ रहे हैं, यस। इतनी बफर सॉल्यूशन जिसमें 500 ml ये है और 500 ml ये है, दोनों को मिलाया मैंने और बफर तैयार करके आपको दे दिया। इसकी बोतल पे लेबल क्या लगाओगे, क्या पीएच है इसका खुद का, राइट, वो लेबल आपसे पूछा गया है। तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे को तो बफर का फॉर्मूला चल लगाना है, लगाया। अब किसी की आदत हो जाती है डायरेक्ट पकड़ने की, वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर देगा, 0.1 आधा करना है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर देगा, 0.05। जिसको लगता है मेरे से नहीं हो रहा, मैं सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, उनके लिए मैंने बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग किसकी कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट की, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। M1 कितना था, 0.2, V1 कितना था, V1 ही लिखती हूँ मैं, क्यों 500 लिखूं, कैलकुलेशन भी क्यों करूं जब कटना है वो। उधर कितना, M2 इंटू 2V1, तो V1 कट गए, ये 2 इधर आ गया, कितना आया M2, 0.2/2। मैं यहाँ क्या पुट कर दूंगी, 0.1। ऐसे ही मेरे को दूसरा जो स्पीशीज दे रखी है यानी कि एसिड, उसका लिखना है, उसका भी सेम निकाल के मैंने आधा किया। ये सारा केओस आप बचा सकते हैं सीधे यहाँ वैल्यू पुट करके, अपनी कॉपी में खुद करना है, इसलिए मैंने नोट करने को भी मना किया। मेरी मजबूरी है, मुझे सबको साथ लेके चलना है, तो एक बार दिखा देना है M1V1 से, जो लोग डरते हैं उनके लिए। सो अब अगर मैं देखूं तो मैं सीधा ये लिख देती, जान ना छूटती मेरी। इसके आगे मैं गलत कर सकती हूँ क्योंकि लॉग मैथमेटिक्स, दैट टू लॉग, मेरा एक्सपर्ट एरिया तो नहीं है। चेक करिए मैंने कोई गलती तो नहीं करी, मैं टोटली आपके भरोसे हूं इसमें। यहां डेसिमल लगाया मैंने, और इसको एक और कर दूं तो log 10 कर दिया, देख लेना एक बार। log 10 मेरे को पता है 1 है, log 5 आपको दे दिया जाएगा 0.69। मैंने 4 डिजिट की बजाय 2 में काम चलाने की कोशिश करी, आंसर मेरा ये आया। किसी को ये लगे कि आपने आधा क्यों किया कॉन्सेंट्रेशन को, वो मैंने दिखा दिया। अब कहने को ये क्वेश्चन 2 स्टेप का था सिर्फ, log 5 अगर दे रखा हो 2 स्टेप से ऊपर नहीं था। पहचाना आपने, फॉर्मूला लिखा, यहां पर आपने वैल्यूज पुट करी आधी आधी करके, और उसके बाद लॉग की लगाई प्रॉपर्टी, और आंसर आपके पास। अच्छा, तुम कह रहे हो कि वहां पे मैं नीचे वॉल्यूम पुट ही क्यों करूं, वो कट जाना है, तो ऊपर मैं क्या पुट करूं, मैं समझना चाह रही हूँ। ऊपर क्या आएगा, 0. बात तो वही है, नहीं। हाँ करो, और छोटा कर दो, मतलब ये तो चाहिए, वाई नॉट, यस। देखिए केमिस्ट्री खत्म होगी यहाँ पर ही, फॉर्मूले पे ही। तो ये अब आपका अपना एफर्ट है कि वही क्यों ना कर दूं, मैं सोचा मैंने भी था बट मैं रुक गई, कोई फैल गया तो।
मेरे को तो इसमें भी डर लग रहा था M1 V1, इसलिए मैंने अलग कलर से लिख दिया कि कोई ये ना परेशान हो मैम ने कंसंट्रेशन आधी क्यों करी, तो मुझे लिखना पड़ा। और कट शॉर्ट करो ना, अब यही डीपीपी करते वक्त आप करोगे, व्हाई नॉट। तो पहले तो पीएच निकालने तक आइए, फिर मैं अगली लाइन की बात करती हूँ। उसका ही आंसर तुमने वैसे दे दिया है मेरे को, तो मैं शायद इस लाइन पे लाती वो बात। पीएच अगर सबके पास आ गया हो, समझ में भी, नोट करना तो अलग बात होती है, समझ में भी आ गया हो, तो मैं आगे चलूं इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट पे। तो पॉइंट यहां पे यही आया, ये 2 और 2 तो कट ही जाने हैं, तुम क्यों हमें तंग कर रहे हो वैल्यू पुट करने के लिए। ये 2 और 2 कट जाने हैं, ये पॉइंट और पॉइंट हट जाने हैं, तो सीधे log 2 ना ले लूं मैं फिर, मतलब बिल्कुल बनता है ये करना। तो अगली बार मैं ये भी उड़ा दूंगी। अब कम से कम ये उड़ाने की फ्रीडम तो मेरे को मिल गई, एंड इट्स गुड दैट इफ सच थिंग्स कम्स फ्रॉम यू। अब अगर इतना हो गया हो तो मुझे आप सब लोग बताएं, अगर इस पूरे बर्तन में मैंने 1 लीटर पानी और डाल दिया, डाइल्यूट कर दिया, राइट, इफ आई एम एडिंग 1 लीटर वाटर, फाइंड न्यू पीएच, नो इफेक्ट, क्योंकि वॉल्यूम आप दोनों साइड सेम ही कर रहे हो, कटता जाएगा वो, नो चेंज इन पीएच। ठीक है, चले आगे। इस क्वेश्चन को पहले खुद समझो, क्या ये बफर का है, इसमें फाइट ये है कि ये बफर का कैसे कह सकते हो आप। आगे नीचे मत देखना, आपका सस्पेंस किल होगा, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए क्या ये बफर का है या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का है या कुछ और है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। बेस वीक नहीं है, बेस स्ट्रांग है। तो अब बेस अगर स्ट्रांग है, एसिड अगर वीक है, तो पहली चीज मेरे दिमाग में क्या आती है, भाई न्यूट्रलाइज तो दोनों होंगे। न्यूट्रलाइज होने का मतलब क्या है, कुछ मोल्स इसके कुछ मोल्स इसके जो मिल रहे हैं, एटलीस्ट जितने NaOH के हैं वो तो एसिड को खत्म कर देगा, जितना NaOH है। लेट्स चेक। तो दोनों के पहले मेरे को क्या निकालने होंगे, मिलीमोल्स, ऐसा हम मोल कॉन्सेप्ट से करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने एसिड के मिलीमोल्स निकाले, दिख रहे हैं सबको। इसमें कायदे से पेन नहीं उठना चाहिए था, मेरी मजबूरी है, मैं उठा रही हूं, क्योंकि आप 20 को 0.1 से मल्टीप्लाई करने के लिए पेन नहीं चाहिए, आपको 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई करने के लिए पेन नहीं चाहिए। 2 मिलीमोल्स और 1 मिलीमोल्स आपके पास आएगा, कौन सा ज्यादा है, ऑफ कोर्स दिख रहा है, कौन ज्यादा है, एसिड। एसिड और बेस हैं दोनों कॉम्बिनेशन में, मुझे पता है 1 मिलीमोल ऑफ NaOH पूरी तरह खत्म कर देगा 1 मिलीमोल ऑफ एसिटिक एसिड को। आप ये डाउट अपने लिए डाल सकते हैं, एसिटिक एसिड तो वीक है, पूरा डिसोसिएट ही नहीं होता, सामने जब इतनी ताकतवर चीज हो ना, वो इसको डिसोसिएट कर देती है। बेटा तुम एसोसिएटेड नहीं रह सकते, तुमसे कोई प्रोटॉन मांग नहीं रहा है, तुमसे छीन रहा है, तुम्हें प्रोटॉन देना पड़ेगा, 100% डिसोसिएट होना पड़ेगा, बिकॉज आई एम पावरफुल एंड आई नीड योर प्रोटॉन, तो मैं छीन के ले जाऊंगी। पूरा का पूरा एसिटिक एसिड क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। जब ये दोनों रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हुए, तो सॉल्यूशन में क्या बचता है, सॉल्ट। अब सोचो उस बीकर में जिसमें मैंने ये दो चीजें डाली थी, क्या क्या बचा, व्हाट आर लेफ्ट स्पीशीज। एक तो बचा 1 मिलीमोल ऑफ सॉल्ट, आ गई कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास सॉल्ट की, और दूसरी चीज क्या बची, लेफ्ट अनरिएक्टेड 1 मिलीमोल ऑफ एसिड, वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, बफर बना। कितना इनडायरेक्ट बफर दिया है आपको, दैट इज वाई यू कैन नॉट इमेजिन, बफर वर्ड दिया होगा ना तो ये फॉर्मूला लगाऊंगी, पेपर बनाने वाले को पता है। 20% क्वेश्चन जेई और नीट की अगर मैं बात करूं, 20% क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो किसी से भी ना हो, और जिससे उनमें से एक या दो हो जाएं वो 99 परसेंटाइल को छू जाएंगे। हमेशा क्वेश्चन पेपर के पीछे साइंस यही होती है कि 20% क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आम बच्चों से नहीं हो सकते, जिससे उन 25 में से 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी से नहीं हो सकते। केमिस्ट्री की बात करूं, उनमें से अगर एक आपसे हो गया, आप 99 परसेंटाइल पे पहुंच गए। तो ये उनमें से एक होने वालों में है ये क्वेश्चन, कि आपको ना बफर मिला ना कुछ मिला, आपने टाइम भी वेस्ट किया या आपने छोड़ा, जो भी है बीच में छोड़ा, कुछ किया। जैसे ही आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के हिसाब से चला करो, कभी मत क्वेश्चन पढ़ के सोचो ये बफर का है कि सॉल्ट का है, गए काम से। आप देखो गिवन क्या है और बचता क्या है। जब मुझे पता चला कि लेफ्ट स्पीशीज इज दीज, बिना पेन उठाए चल रही हूं मैं अभी, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या आई,
सेम कॉन्सेंट्रेशन पे पीएच क्या होता है? पीके। खत्म क्वेश्चन, पेन चाहिए ही नहीं था मेरे को। दोनों की सेम आते ही, बट इस लड्डू तक कैसे पहुंचू मैं दोनों की सेम, वो है मेहनत। कि यहां तक तो तुम्हें पहुंचना है कि दोनों की सेम है। और आप ये मत सोचिए आज क्लास में आ गया तो आ गया, नहीं, आप भूलोगे, बार बार गलती होगी, बार बार प्रैक्टिस होगी। हम लोगों के ऑब्जेक्टिव टेस्ट उसी 20-30% क्वेश्चन को टारगेट करके बनते हैं, इसलिए आपको मुश्किल लगते हैं। और पास्ट ईयर क्यों नहीं उठवाती मैं क्लास 11 से? अगर आपने अभी पास्ट ईयर देख लिया 2023, 24, 22, आप ये क्वेश्चन करने छोड़ दोगे कि मैम इतना डायरेक्ट और इजी आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में था जब बफर था। अब बफर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल काट दिए, आई डाउट शायद बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं काटा है, मिल जाएगा आपको ऐसा ही, बस उसमें नाम बदल सकते हैं एसिड के। इसे नोट करिए, फिर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, एक आधा, ज्यादा तो नहीं पूछूंगी क्योंकि उस तरह के मैंने सारे करा दिए, तो अभी तो आप लोग उड़ा दोगे क्वेश्चंस को। तो बफर के फॉर्मूले तो अब नहीं भूलेंगे, बफर हो गया मेरा मतलब यही ट्रिक्स हैं। हाँ बाई चांस अब मैं सोच रही हूँ, मैंने बेस वाला एक भी नहीं दिया, सारे क्वेश्चन मेरे से एसिडिक बफर वाले बने। तो बेसिक बफर में फॉर्मूले में सिर्फ एक ही फर्क है, के ए की जगह के बी और पीएच की जगह पीओएच, वो आप लोग याद रखेंगे। राइट, मैं एक क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ, इसका आंसर आप लोग देंगे। कुछ लॉग वर्क चाहिए होगा तो आई चेक, वो भी दे दूंगी। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि मैं सीधे लिख दूं के ए, मेरा टाइम बचाने के लिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज x इंटू 10 की पावर, आई होप इसी टॉपिक का, इसी चैप्टर का है तो चलेगा, 10 की पावर -5, x इंटू 10 की पावर -5 when 25 ml of 0.2 molar acetate, sodium acetate, 25 ml of 0.2 molar CH3COONA is mixed with 25 ml of 0.02 molar acetic acid CH3COOH। एग्जैक्ट लैंग्वेज बोल रही हूं मैं, चाहे लिख कुछ भी रही हूं, आप देखना इसमें कोई हिंट नहीं दी ये किस टॉपिक से है। The pH of resultant solution is found to be 5. pH of the solution is given 5. अब आपको समझ आ गया होगा क्या पूछ रहे हैं, वैल्यू ऑफ x निकालिए। पीके निकालेंगे, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, जो भी कुछ है। देखिए शुरू करिए इस क्वेश्चन को, अपनी तरफ से अच्छा क्वेश्चन ढूंढा है मैंने, लेट्स सी क्या करते हैं बच्चे। ये पता चल गया कि ये बफर है कि क्या है? बफर तो पता चल रहा है ना बच्चों? तो एसिडिक बफर है, वीक एसिड दे रखा है, उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस दिया है। तो बफर का फॉर्मूला पीएच पीकेए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, फॉर्मूला मेरे ख्याल यही लगेगा। आई डोंट वांट टू किल द सस्पेंस, 2 स्टेप में होने वाला है वैसे तो। अच्छा नहीं, मेरे को तो आ रहा है, मैं वेट कर रही हूँ यार, बच्चे कर लें। देखो यहां तक तो मैंने सॉल्व कर दिए, तो मैं अपना टाइम पास कर रही हूँ कि कुछ लोग कर रहे हैं अभी भी, तो आई एम वेटिंग कि वो बच्चे कर लें। log 10 क्या होता है? 1। तो आप लोगों ने फटाक से मेरे को क्या दिया था? 4 दे दिया था, है ना? कुछ ऐसा ही दिया था ना आप लोगों ने? चलो कोई बात नहीं, तो ये जल्दबाजी होती है जी। पीके कितना आया? 4। मुझे नहीं पता आंसर मैंने क्या लिखा हुआ है, आंसर देखिए मैंने के ए लिखा है। आप मेरे को पी के ए नहीं रिपोर्ट कर रहे, आप मेरे को के ए रिपोर्ट कर रहे हैं। तो के ए रिपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस लॉग ऑफ के ए इज इक्वल्स टू 4, कह सकती हूँ ये बात। अब सोचो आगे क्या करना है, वो माइनस इधर जाएगा, फिर आपका क्या करोगे आप लोग? के ए एंटी लॉग ऑफ -4, -4 का एंटी लॉग क्या होता है?
10 की पावर चढ़ जाती है वही -4। अब मेरे को आंसर किस में दिया, x इंटू 10 की पावर -5। तो कैन आई राइट 10 इंटू 10 की पावर -5। इतनी देर ना मेरे को इसमें नहीं लगनी जितनी देर मेरे को इसमें लगनी है। गलती का एरिया यही है, अगलों को भी पता है कराने वाला कहां गलत करेगा। तो ये कैलकुलेशन नीट वाले एक्सपेक्ट करें अपने लिए, क्योंकि कोई लॉग टेबल देना पड़ा मेरे को इसके लिए नहीं। यू कांट डिमांड कि हमें को लॉग टेबल दो जी, फॉर्मूले में लॉग आया है, वो नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है लॉग का यूज नहीं हुआ। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि मैं कहूं कि चलते फिरते हो जाएगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट याद हो तो वाकई में चलते फिरते हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो बफर को मैं क्लोज कर सकती हूँ, बफर हो जाएगा आप लोगों से। अब बफर जब मेरा क्लोज हुआ तो एक छोटी सी चीज जो मैंने आज क्लास के स्टार्ट में बात करी थी, एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ, ये क्लास 12th में, यूजुअली 12th में लिया जाता है। अगर हमारे पास टाइम हो तो हम 11th में एक बार इसको नोट करा देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। 12th में आपको कम से कम ये रहेगा कि कहीं सुना हुआ है, इसको पहले चुपचाप नोट कर रहे हैं, और आप नोट करते करते मेरे को ये बता रहे हैं समझ आ गया या मेरी जरूरत है। मैं केमिकल बॉन्डिंग में करा चुकी हूं विदाउट दीज एग्जांपल्स। तो एसिड का एक बार सुन लो, नोट करने से पहले एक हेडिंग दे रही हूं तो थोड़ा सा पता चले क्या सोचना है, बफर से बाहर निकाल दूं तुमको। कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग कब होता है? जो लोग बुकलेट पढ़ रहे होंगे वहां एक टॉपिक आया स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का मतलब, आर्नियस में आओ वापस। आर्नियस कॉन्सेप्ट क्या था? हर वो चीज जो प्रोटॉन रिलीज कर रही है वो एसिड है। दो एसिड तुम्हारे पास लाई आर्नियस के जमाने में, और तुमसे पूछा, प्रणव समीर तुमसे पूछा एसिड ए और एसिड बी, कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तुम मेरे से क्या इंफॉर्मेशन मांगोगे आर्नियस के जमाने में? दो एसिड है ए और बी ले आई मैं तुम्हारे सामने, कौन सा स्ट्रॉन्ग है? तुम क्या बोलोगे ये बताओ, फिर बताता हूं। एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आर्नियस के जमाने में आई नहीं थी, भूल जाओ। और कुछ? यस। तो लिखने से पहले थोड़ा दिमाग खोलते हैं ना यार, छोड़ो लिखना समीर। जो ज्यादा एच पॉजिटिव रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम एच पॉजिटिव रिलीज करेगा वो वीक एसिड। अच्छा, ज्यादा कौन रिलीज करेगा? अगला सवाल। जिसका इतने कॉम्प्लिकेटेड मत जाओ। आर्यनेस के जमाने का मतलब है हम आदि मानव के जमाने में पहुंच गए, जहां कुछ नहीं होता था। थिंक सिंपल। फॉर्मूला, अच्छा जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ज्यादा एच हो, बेटा फिर तो एसिटिक एसिड तुम स्ट्रॉन्ग एसिड बता बैठोगे, CH3COOH। अच्छा, जिसका एन फैक्टर ज्यादा। चलो दो एसिड ऐसे दिए जिसका एन फैक्टर भी सेम है, और लाओ। हायर पोलैरिटी, ओके, हायर पोलैरिटी। कुछ और? थिंक सिंपल। यहां लाने के लिए ये बैकग्राउंड चाहिए मेरे को। थिंक सिंपल। दोनों के पास एक एक एच है, आपको एन फैक्टर भी बता दूं, दोनों के पास एक एक एच है। किससे एच ज्यादा या जल्दी टूटेंगे? एक ही बात है ना, ज्यादा टूटेंगे वो भी एसिडिक, जल्दी टूटेंगे वो भी एसिडिक। ज्यादा का चक्कर ही मैंने खत्म कर दिया, मैंने कहा दोनों के पास एक एक एच है, किसका जल्दी टूटेगा एच? क्या नहीं, रिएक्ट भी दोनों को मैं सेम से करा दूं? ये तो पता ही नहीं, ग्रीक लैंग्वेज है, डिसोसिएशन कॉन्सेंट। हम तो आदि मानव बन गए हैं, हम सिर्फ पत्थर रगड़ के आग लगा रहे हैं। उस जमाने में अगर पहुंच गए, जिसका बॉन्ड वीक होगा, जहां एच वीकली बॉन्डेड होगा वो टूटेगा। तुम्हारा आदि मानव का जमाना है केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी जब तुम बच्चे थे। अब तुम बड़े हो रहे हो तो अप्लाई करो चीजों को। यानी जितना आप ये देखिए, आप डिफिकल्ट सोच के जो जवाब दे रहे थे वो सबके सही थे, मैंने बस ऐसे ही चुप कराया। के भी सही बोल रहा था, कोई पीएच भी सही बोल रहा था। क्यों मुश्किल टर्म्स लानी जब मेरे से आसान से हो सकता है? थिंक सिंपल फर्स्ट। सबसे बड़ी मुश्किल चीज ही सिंपल है भाई। हमसे सिंपल रहा तो नहीं जा रहा है, सिंपल सोच तो लें। ऐसी तो हमको चाहिए, सिंपल सोच तो लो। कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा? अब सुनना और चेक करना अगर मैं गलत बोलूं। जिससे प्रोटॉन ज्यादा निकले या जल्दी निकले, और जल्दी उससे निकलेंगे जिसका बॉन्ड कमजोर होगा। राइट। दूसरा पॉइंट, पिक, जो आप लोग बोल रहे थे और उस वक्त अननेसेसरी मैंने स्नप कर दिया। ध्रुव, जिसका अल्फा ज्यादा है और एक ऐसा है जिसका अल्फा कम है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? करेक्ट। जिसका कहीं से डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आ रहा था, मैं उस पर भी आती हूं कि मैं अगर आपको दो एसिड ऐसे दूं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है,
जिनमें एच भी एक एक ही निकलना है एक मोल से, बट जिसका अल्फा ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। या तीसरा कहीं से आ रहा था जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है, यस, उसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे। तो आपको ये बातें पता है, हेडिंग चाहे मैंने क्लास में नहीं दी, बुकलेट में दे रखी है, इट्स ऑब्वियस कि आप जानते हैं। तो अब आ जाती है बात, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेसिस न्यूमेरिकली कैसे निकालते हैं वो अलग बात है, लेकिन इसको अप्लाई करने के बाद इसका नतीजा क्या आता है, उसकी वजहें क्या है, वो अलग बात है। सिर्फ एक ऐसी एक्सेप्शन है जो मेरे को पढ़ाने के चक्कर में ये पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप एनएमएसटी करोगे इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, मेरी भी आपने डीपीपी के 2-3 क्वेश्चन एसिड बेस स्ट्रेंथ के छोड़ रखे हैं, ये वो होंगे। सबसे पहली चीज, ऐसे एसिड्स, अब मैं बात कर रही हूं ऐसे एसिड्स जिनमें हाइड्रोजन होता है। क्लास 12th के बच्चे इस बार इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, हर बार करते हैं, मतलब भूल जाते हैं बात को, क्योंकि 12th में आते ही आपका एसिड मतलब लुईस रहता है, आप आर्नियस और ब्रोंसेट तो छोड़ ही देते हो 12th में। फिर जब हम वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ उस परिवार में आते हैं पी ब्लॉक में, जहां पर उनके एसिड्स हाइड्रोजन वाले हैं, ये पी ब्लॉक के अंदर पढ़ोगे हेलोजन फैमिली में, उसमें फिर लुईस कॉन्सेप्ट लगा के फंसते हैं। तब बात आती है, भाई जिनमें भी हाइड्रोजन की वजह से एसिड है वो तो आर्नियस होंगे, वो लुईस कहां से होंगे? लुईस का फेलियर क्या था? बड़े ऑब्वियस एसिड्स को वो एसिड नहीं बता पा रहा था जिनमें प्रोटॉन वैसे ही निकल रहा था। तो जितने भी ऐसे एसिड्स जिनमें हाइड्रोजन प्रोटॉन निकलना है आर्नियस के हिसाब से, उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता लगती है? प्रोटॉन किसका जल्दी टूटेगा, आराम से टूट के निकल जाएगा? जिसका बॉन्ड पोलर होगा। और केमिकल बॉन्डिंग में हम ये बात कर चुके हैं कि बॉन्ड पोलैरिटी बॉन्ड को टूटने लायक बनाती, पहले ही बंटवारा कर रखा है, अगर हम टूटेंगे ना तो बी मैं लेके जाऊंगा, बी कहता है दोनों इलेक्ट्रॉन मैं लेके जाऊंगा, ऑलरेडी जहां डिसाइडेड है वो जल्दी टूटेंगे। क्यों? क्योंकि बी ने पहले ही अपने पास रख रखे हैं दोनों, इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड कि हमने ब्रेक होना है और हमने यूं ब्रेक होना है। तो पहला पॉइंट पोलैरिटी। अब नोट करिए, अब शायद मुझे बताना भी ना पड़े, आप पकड़ लोगे चीजों को। नोट करो पहली स्लाइड को, मैं तब तक आज का टेस्ट जरा देख के आती हूँ, ठीक है? क्या मुझे बताने की जरूरत है डाउन द ग्रुप क्यों एच आई जल्दी टूटा? साइज इनकम्पैटिबिलिटी, एच इतना छोटा आई इतना बड़ा, पुअर बॉन्ड, एच तुरंत टूट जाएगा। अक्रॉस द पीरियड क्या मैटर करता है? पोलैरिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक चेंज दिख रहा है जो कि साइज में उतना इविडेंट नहीं है जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो आई होप आपको हाइड्रोजन एसिड्स का पोलैरिटी और साइज कंपैटिबिलिटी, यानी क्लास 12th में जब हम पी ब्लॉक पकड़ेंगे, इसके ऊपर पूरा एनसीईआरटी ने एक टेबल दिया है एसिडिक स्ट्रेंथ पे, तब हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन एसिड्स हमने पढ़ चुके हैं, वो एक ही बात पे डिसाइड होने वाले हैं, क्योंकि तब बच्चे टपाक से लगाते हैं लुईस एसिड, और लुईस एसिड ये है नहीं, तो फिर हम गड़बड़ाते हैं। हाइड्रोजन एसिड्स में सिर्फ दो ही वजहों से आप ढूंढ सकते हो, या पोलैरिटी या साइज कंपैटिबिलिटी। डन? आगे चलें। अब इसमें अगर मैं आगे चलूं तो अगली स्लाइड, आपको याद होगा जब हम ब्राउनस्टेड लॉरी पढ़ रहे थे तो हमने सीसॉ कॉन्सेप्ट पढ़ा था लेकिन अप्लाई नहीं किया था, और ये इसी तरह के बिट्स एंड पीसेस के लिए आज की क्लास रखी थी कि कुछ भी चीज छूटी हुई है तो उसको पकड़ना है। अब आपको ये तो पता है कहां से, पिछली स्लाइड से। अगर मैंने आपसे अब एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी तो मैं बता के नहीं पूछूंगी लुईस एसिड के हिसाब से बताइए, मैं आपको अगर अभी बोलती हूँ ये दो ट्रेंड दिए मैंने, जब मैं दो ट्रेंड आपको देती हूँ और उसके आगे ब्रैकेट में लिखती हूँ कि किस चीज का ट्रेंड है, आपको पिक करना है विच ऑफ द ट्रेंड इज करेक्ट और इनकरेक्ट, 2 4 5 जितने भी दूं, मुझे याद दिलाना, देखो पिछला कितनी जल्दी आपको याद आता है। ऑल ऑफ दीज आर एसिड्स अकॉर्डिंग टू व्हाट डेफिनेशन बता सकोगे? लोएस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। all of these are acids because they all are electron deficient. Electron acceptors were called as Lewis acids when we were doing Lewis chapter. This chapter is Lewis part. तो अब मुझे बताइए कौन सा स्ट्रॉन्ग, अविरल, इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन सा? दक्ष, परीक्षित, समीर, पूरी पहुंच जाओ कुणाल तक, एनीवन? BF3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट, पूरी रो इसी पे है, सोच लो, जल्दी के काम शैतान के होते हैं। BBR3 स्ट्रॉन्गेस्ट, क्यों? ओ भाई एच कहाँ रिलीज हो रहा है जब टूट के एच निकालेगा? और आरईएनएस नहीं पूछ रही, अब लुईस कभी भी आपको नहीं बताएंगे बेटा लुईस से सोचना या बेटा आरईएनएस से सोचना, नहीं बेटा दोबारा ही पढ़ो पूरा। तो
तो कनेक्ट करो ना, एसिड क्यों, व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, सेंट्रल एटम तो बी है, उसका साइज तो फिक्स है, उसने तो 2p में ही एक्सेप्ट करना है। नहीं, तुम्हारा आंसर सुन लिया है मैंने आपस में डिस्कशन में, बिल्कुल नहीं। एनीवन? जी। तो जिन लोगों को, अब आप ये सोचिए कितना जरूरी है जल्दी सिलेबस खत्म करके रिवाइज करना सब कुछ। ये सिर्फ इसलिए दिखाया कि क्यों मैं पास्ट ईयर आपको नहीं उठाने दे सकती अभी। आपने जैसे ही पास्ट ईयर उठाया, अगलों ने हेडिंग देनी है लुईस, आर्रीनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी, एसिड बेसिस, और दूसरा क्वेश्चन आपको ये मिल जाना है, हम तो गए मैम, ये तो हम बता देंगे, लेकिन ये तो वो केमिकल बॉन्डिंग का, एक्चुअली आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है तो आप इसको केमिकल बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग में लाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे। दिस इज द नेसेसिटी ऑफ रिवीजन। द मोमेंट आई फिनिश द सिलेबस, जनवरी मिड या 10 तारीख या जो भी तारीख होगी, जब भी करूंगी सिलेबस खत्म, वो आप लोग डिसाइड करेंगे। आई विल बी टेकिंग रिवीजन हेयर ओनली फॉर कंपटीशन जेई नीट, दोबारा रिवीजन होगी जिसमें केमिकल बॉन्डिंग को सिर्फ 2 दिन चाहिए। देखा जाए तो अब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंसी और वो सब तो नहीं बताने की जरूरत है, केमिकल बॉन्डिंग तो उल्टे से शुरू होगा, पहले एमओटी और ये, और उसके बाद आपकी वीबीटी, और साथ में छुटर पुटर चीजें 2 दिन में हो जाएगा जैसे 12th को कराते हैं। तो इस तरह से फिर आपके 2-2 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे जिनको हम माइनर टेस्ट कहते हैं। उन माइनर टेस्ट में वी विल ट्राई टू इंड्यूस फिजिक्स एंड मैथ्स ऑल्सो, पीसीएम मैं हमेशा सिलेबस खत्म होने के बाद लेती हूँ। तो 2-2 चैप्टर तीनों सब्जेक्ट्स के, या जैसे भी होगा उस वक्त आपको बता देंगे साथ साथ, ऐसे ही माइनर टेस्ट +2 के चल रहे हैं, ऐसे ही आपके चलेंगे। तो आई एम जस्ट शोइंग यू, जो मेहनत आपने इस पूरे साल की है, कभी हमसे झड़प खाई है, कभी हमारे टॉर्चर्स को झेला, आप अपनी नींद, भूख, प्यास, कई चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके आए, फिर भी नंबर नहीं आए, और आपने लॉस भी फेस किए अपने, वो इस वक्त उसकी कीमत वसूल होगी कि जो हमने किया ना, एटलीस्ट ये टुकड़ा आपको याद आ गया होगा कि बैक बॉन्डिंग में कहीं है, मेरे लिए वही बहुत है। मीन्स यू वर अटेंटिव इन क्लास, बट आप कनेक्ट नहीं कर पाए, इट्स ओके, उसके लिए रिवीजन चाहिए। तब एसिड बेस नाम ही नहीं पता था आपको ढंग से, स्ट्रेंथ भी कोई पूछेगा ये नहीं पता था। सो अब अगर आप सोचें, क्योंकि बोरोन एक लुईस एसिड है, बोरोन के कंपाउंड्स इनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर हैं, इसके 2p से इसके 2p में बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, बोरोन को कमी में रहने ही नहीं देगा ये। तो नाउ दिस इज नॉट लुईस एसिड, रेदर दिस इज वीकेस्ट लुईस एसिड आउट ऑफ दीज 3, क्योंकि इसको बाहर से किसी से लेना ही नहीं पड़ा, अंदर ही अंदर मिल गया इसको, राइट तो ये काफी कमजोर लुईस एसिड होगा, और ये इन तीनों में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि Br3 का मतलब क्या है, 4p में लोन पेयर और 2p मांग रहा है, 4p और 2p साइज की इनकम्पैटिबिलिटी से एक्सचेंज उतना अच्छा हुआ नहीं, बैक डोनेशन उतना अच्छा हुआ नहीं, Br से इसको ढंग से मिल नहीं पाया, ये बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन लेने पे मजबूर होगा। दिस ट्रेंड इज राइट। एक ट्रेंड आपको ये दे देंगे, एक ट्रेंड ये दे देंगे, दोनों हो गए राइट, वो हमारा काम है रिवीजन और टेस्ट। इसीलिए मेरी सजेशन होगी, तैयारी हो या ना हो, 0 नंबर से डरना मत, टेस्ट दिया करो, एक्सपोजर हो जाएगा क्वेश्चंस का, गलती याद रहती है। आप जब बड़े हो जाएंगे ना, आप स्कूल कॉलेज की कोई मेमोरी क्या याद रखोगे, उस दिन उस टीचर ने ये पढ़ाया था, मतलब ही नहीं। आप यही याद रखो कि सारी क्लास ने कैसे इकट्ठा बंक किया था, उसके बाद डायरेक्टर के कमरे में जाके पनिशमेंट हुआ था और हमें अपॉलॉजी लिख के देनी पड़ी थी, ये आपको याद रहेगा 20 साल बाद कि क्या अपॉलॉजी लिखवाई थी उन्होंने हमसे, और क्या माँ बाप को बुलवा के चिट्ठियां भेज के क्या क्या किया था, ये याद रहता है। सो गलती या कुछ छोटा मोटा इस तरह का इंसिडेंट आप याद रखोगे, ये नहीं याद रखो कि उस दिन मैम ने ये गलती कराई थी, नो, टेस्ट में मेरे से ये गलती हुई थी, एक्सपोजर होगा आपके पास। दिस इज व्हाट एक्सपोजर इज ऑल अबाउट इन लाइफ और इन सब्जेक्ट, कि आप भिड़ो, धक्के खाओ, गलतियां करो, एंड जिसने 4 गलतियां कर रखी वो 5वीं बार उसी गलती को नहीं करेगा, दैट इज ब्यूटी। तो कभी भी गलती से नहीं डरना है। तो टेस्ट देने का जो डर होता है ना, मेरे नंबर कम आएंगे, इट्स गुड, बाद में कम नहीं आएंगे, जो अब नहीं देगा 12th में देगा उसके तब कम आएंगे, आपकी चॉइस है, आप कम कब लेना चाह रहे हो, 11th में कि 12th में। सो आपके पास ये ट्रेंड करेक्ट है, याद आ गया सबको, ये ट्रेंड तो अभी अभी हुआ, भूलने का सवाल ही नहीं, अभी तो आपको ऐसे लग रहा होगा अरे ये तो हम कर ही लेंगे, जब रिवाइज करेंगे तो ये भी भूले बैठे होंगे, बट इट्स ओके। अगर तीसरा ट्रेंड ये दे दिया, मेरे को क्वेश्चन सरेंडर करना पड़ता है, नहीं आता, क्यों, क्योंकि बेसिक पूछ लिया, मैं बेसिक कर नहीं पाई, भूल गई, हुआ नहीं कुछ भी, ये 2 आते ही तीसरा, मेरे को खुशी होने लगती है मेरा हो गया, तीसरा आते ही मेरे को क्वेश्चन याद छोड़ना पड़ता है, तुक्के मारने पड़ते हैं।
जैसे ही मेरे पास कोई इस तरह का ट्रेंड आए, अब ये क्या है, सारे एनायंस हैं, क्या मैं एनायंस को ब्रॉन्स्टेड की डेफिनेशन के हिसाब से बेसिस कह सकती हूं? सोच के, जल्दबाजी में नहीं। ब्रॉन्स्टेड की डेफिनेशन क्या थी? हर प्रोटॉन एक्सेप्टर को बेस बोलो। यस, प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट करता है? आंख बंद करके जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसके पास प्रोटॉन जाएगा ही जाएगा। मेरे टेस्ट का क्वेश्चन भी था, ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर नॉट लुईस बेसिस, एक्सप्लेन करो, समथिंग लाइक दैट। तो यस, ये सारे ब्रॉन्स्टेड बेसिस हैं और ब्रैकेट में दे रखा है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ लगाओ, नहीं आता, आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, मैं वो भी बताऊंगी। लेकिन इसका एक और तरीका है, सीसॉ कॉन्सेप्ट। सीसॉ कॉन्सेप्ट जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का है, वो क्या कहता है? जो एसिड स्ट्रांग होता है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। वेरी रेयरली यू विल बी इन नीड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। 11th में जरूरत पड़ेगी, 12th में जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी, 12th में आप ये ट्रेंड ही पढ़ लोगे कि ऐसा क्यों होता है। जब हम पढ़ाएंगे 12th क्या, अभी जो जीओसी आना है उसी में आएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, वहां हम पढ़ाएंगे। लेकिन कहीं कल को फंसते हो तो उसके लिए सीसॉ है, पहली चॉइस कभी भी सीसॉ नहीं होती। बेस क्या होता है बच्चे बताएं जरा? ब्रॉन्सेड लॉरी बेस क्या होता है? जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। प्रोटॉन एक्सेप्ट अच्छे से कौन करेगा? जिसका नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, आ जाओ भाई, प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लो। इन सब में से किसका लोन पेयर ज्यादा इजीली अवेलेबल है? आप अभी जवाब नहीं दे सकते, अगला चैप्टर जीओसी शुरू होते ही डीलोकलाइजेशन कराऊंगी, आपके पास जवाब होगा। तब तक इसका जवाब कैसे ढूंढूं? ऊपर कौन लिखे हुए हैं मैंने? एसिड्स। अगर आप ध्यान दो तो उसके जस्ट नीचे मैंने उनके कॉन्जुगेट बेसिस लिखे हैं, चेक। इन चारों एसिड्स के नीचे एक्चुअली मैंने कौन लिख दिए? उनके कॉन्जुगेट बेसिस। सीसॉ कॉन्सेप्ट कहता है जो एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसका कॉन्जुगेट बेस वीकेस्ट होगा। कल को कहीं फंसे किसी स्पेशल केस में आपको ये कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट ही बचाएगा और कुछ नहीं बचाएगा। उस वक्त शायद सोच ना पाओ थ्योरी, ऑल्दो इसका रीजन अगले चैप्टर में मिलने वाला है कि ऐसा है ही क्यों। बट मेरे को रीजन उस वक्त याद ना आ रहा हो, मुझे ये तो याद है। तो इसीलिए कभी भी अचानक ये जरूरत पड़ जाती है सीसॉ कॉन्सेप्ट की। एक और चीज आप मुझे बताइएगा, ये मैंने लिखा है, डू यू एग्री? बिना किसी रीजन के, कि मेरे को तो उसका रीजन चाहिए, डू यू एग्री? ये तो है ही स्ट्रॉन्ग एसिड, इस पूरे चैप्टर में चला है। ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं और वाटर तो वैसे ही एम्फोटेरिक है, जरूरत पड़ने पे बेस बन जाता है। तो इसके लिए मेरे को कोई रीजन नहीं चाहिए, मुझे पता है कि ये है इस तरह से। ये कौन से कॉन्सेप्ट से, लुइस की, आरिनियस की, कुछ और? सारे हाइड्रोजन वाले हैं, चेक करिए। आरिनियस। आरिनियस कुछ के लिए तो कामयाब था ही। ये आरिनियस के हिसाब से एसिडिक स्ट्रेंथ ठीक लगी हुई है एवरीवन? अगर मेरे को कल को बेसिक स्ट्रेंथ में क्वेश्चन पूछ लिया और मेरा हाथ एसिडिक स्ट्रेंथ में स्ट्रांग है, तो मैं बेसिक स्ट्रेंथ के लिए उसका सहारा ले सकती हूं। इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि ये एसिड है और ये क्या है? इसके कॉन्जुगेट बेस। जरूरी नहीं है ऑप्शन में ये हो, ऑप्शन में होगा ही ये सपोज। और आगे आप देखोगे तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब ये आपको पूछा, ये ट्रेंड करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, मेरे हाथ पैर खड़े हो गए, मेरे को नहीं पता भाई। पहले तो तुम बेस पूछ रहे हो, एसिड से शुरू होती है पढ़ाई मेरी। बेस पूछ रहे हो, बेस मतलब क्या होगा? प्रोटॉन एक्सेप्टर। मुझे नहीं पता लग रहा कि सीएल प्रोटॉन एक्सेप्ट इजिली करेगा कि ये करेगा कि ये करेगा। आई एम नॉट विद आंसर, लेकिन मेरे को आंसर करो या मरो वाली सिचुएशन है, देना है। तो मैं क्या करूंगी? इसके कॉन्जुगेट एसिड लिख लूंगी। ये बेस है ना, अगर इसके कॉन्जुगेट एसिड क्या लिखूंगी? ऊपर वाला मत देखो, मैं अपने से लिख रही हूं दिस। जैसे ही मैं इसका एसिड लिखूंगी, मुझे देखते याद आएगा भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड में पहला एग्जांपल मैं ये देती हूं, मतलब ये एसिड स्ट्रॉन्ग है। और वाटर तो एम्फोटेरिक है, वो तो एसिडिक में सबसे पीछे आएगा, तो उसकी वजह से मैं इसका आंसर निकाल दूंगी। अच्छा सॉरी, ये आपके हैं लुईस एसिड, और लुईस एसिड है, और इसका रीजन किससे ढूंढा था हमने बच्चों? बैक बॉन्डिंग से। तो जब मेरी रिवीजन क्लासेस हो, डोंट मिस दोज रिवीजन क्लासेस। मैं इसे नोट करिए और चेक करिए क्या मेरी जरूरत है इसको बताने में। पहला पॉइंट हमने क्या किया था? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स। अभी भी हैं हाइड्रोजन एसिड्स, बट थोड़े डिफरेंट।
अगर उन एसिड्स में सेंट्रल एटम सेम हो, अब तक के में हमने नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, सेंट्रल एटम अलग कर रखा था। अगर आप देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नोट करिए और बताइए, नोट करते करते समझ आया? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब है मोर एसिडिक। प्रोटॉन वो जल्दी रिलीज करेगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी। तो मेरे को चाहिए होगा शाइला, मान्या, योशिता, HClO4 में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट, HClO3 में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट, इन चारों में मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। अनुष्का, अंशिका, जिन जिन के नाम लिए, मेरे को क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट दीजिए। रेडॉक्स थोड़ा ध्यान में आए, हाथ में आए। +7, उसके बाद +5, उसके बाद +3, उसके बाद जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा एसिडिक। खुद से करिए इस बात को। इन सारे एसिड्स को कलेक्टिवली परक्लोरिक एसिड कहा जाता है। मैंने ब्रोमीन दे दिए होते तो पर ब्रोमिक एसिड, मैंने आयोडीन दे दिए होते तो पर आयोडिक एसिड। आपको याद होगा आज बफर में मैंने पर आयोडिक एसिड दी है HiO4 स्ट्रॉन्ग एसिड में, जब मैंने कहा था ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बफर नहीं बन सकता। तो अगर आप ये पार्ट नहीं करते ना, तो बफर में HiO4 चौथी ऑप्शन में था, आप वो क्वेश्चन ना कर पाते, आपको सहारा लगता। इसीलिए ये करना जरूरी था कि आपका बफर और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सत्यानाश ना हो, आपको पता हो कि HiO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, या HClO4 या HbRO4। हेलोजन के सारे एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑनलाइन वाले एक भी बच्चे ने कैमरा नहीं ऑन कर रखा है ना? गुनीश, उमेद, एंजल, सारा, सारा बेचारी ने बड़ी देर किया हुआ है, तबीयत खराब है फिर भी। ईशानी, आप लोग कैमरा ऑन नहीं कर रहे, इसका मतलब सीधा साफ है, सो रहे हैं और हम जल रहे हैं उस वजह से। नींद मेरे को भी आ रही है तुम लोगों को देख देख के। जी, सारे ऑक्सा एसिड पता है क्या होता है बच्चों? देखना, ऑक्सा माने ऑक्सीजन, एसिड माने H। किसी का भी O और H के साथ जो कंपाउंड बनता है उसको ऑक्सा एसिड कहते हैं। मेरे को सिर्फ एक बात का डर था जिसकी वजह से 4 स्लाइड्स मेरे को करानी पड़ी आज। डर क्या है? वो डर अच्छा है कि कल को आपको ये क्वेश्चन मिल गया, इधर उधर आप लोग क्वेश्चंस देखते हो, देखना भी चाहिए, मेरी ही डीपीपी में ना मिल जाए, मेरे ही टेस्ट में ना चला जाए और मैं कटवाती फिरूं उस क्वेश्चन को कि मैंने कराया नहीं। इस रूल को, कौन सा रूल बोला मैंने? हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर इज द एसिडिक नेचर। और ये कहां लगता है? जब सेंट्रल एटम सारे एसिड्स का सेम हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, एनीथिंग, कोई भी नॉन मेटल। इसमें एक एक्सेप्शन थी, फास्फोरस का परिवार। ये मेरी बुकलेट में पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर दे रखे हैं, 15-20 एक साथ, उसमें भी दिया हुआ है। एक ही एक्सेप्शन है, फास्फोरस फैमिली थोड़ा सा मिसबिहेव कर गई। ये है फास्फोरस के ऑक्सा एसिड्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेक करिए पहले। +5 वाला सबसे वीक एसिड, बाकी बहुत सारे ऑक्सा एसिड्स आएंगे, हर एक के, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हर एक के ऑक्सा एसिड्स वही लॉ फॉलो करेंगे सिवाय फास्फोरस। फास्फोरस में गंगा उल्टी बह गई। अभी रीजन मत पूछना, सारी क्लास 12th है, क्लास 12th ये वाली केमिस्ट्री है। ठीक है, फिजिकल के सिर्फ 2-3 चैप्टर हैं, सारी थ्योरी है उसके बाद ऑर्गेनिक की, नॉट एग्जैक्टली दिस ऑर्गेनिक। चेक, नीचे क्या रूल लिखा है? ये सारे एक पेज पे होने चाहिए, 12th में बार बार खोलना पड़ेगा। नीचे क्या लिखा है मैंने, समझ पा रहे हैं? देखना, अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, फिर क्या करोगे? डाउन द ग्रुप है, अगर ध्यान दो तो। और डाउन द ग्रुप में हमने क्या किया है? डाउन द ग्रुप में आपने सबसे पहली स्लाइड पे, मैं नहीं दिखा रही, अपनी कॉपी में देखो, HCl, HBr, HI वाले में डाउन द ग्रुप में लॉजिक क्या लगाया है? साइज कंपैटिबिलिटी। डाउन द ग्रुप में आप या तो साइज कंपैटिबिलिटी लगाते हो या एक और फैक्टर साथ लगवाया है, देखना जरा, पोलैरिटी। अब आप मुझे बताइए, इसमें साइज कंपैटिबिलिटी लग सकता है? चेक करना, लग सकता है साइज कंपैटिबिलिटी? नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? एक बार पेन छोड़ दो। ये H इस I के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ये H किसके साथ जुड़ा हुआ है? इनके जो भी ये ऑक्सा एसिड लिखते हैं, O के साथ। सब में H जो है O के साथ जुड़ा है, काहे का साइज कंपैटिबिलिटी लगाऊं?
अगर HI HBr HCl है तब तो मैं सोचूंगी आयोडीन फुटबॉल है जी, H टेबल टेनिस की बॉल है, साइज इनकम्पैटिबिलिटी टूट जाएगा। यहां H हर केस में किसके साथ लगा है? O के साथ, तो साइज कंपैटिबिलिटी नहीं लगा सकते। यहां आप पोलैरिटी लगाओगे। ज्यादा बढ़िया बंटवारा किसमें हो रखा है? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। और ये आखिरी, इसके बाद मैं एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म कर रही हूं। अगली स्लाइड जो एक बनी हुई है बेसिक स्ट्रेंथ की, वो मेरी जीओसी का हिस्सा है, मैं वो नहीं दिखाऊंगी। वो जीओसी जो शुरू होना है उसका हिस्सा है, क्योंकि उसमें सारे आंसर जीओसी से हैं, तो आंसर दिए बिना लिखवाने का लॉजिक नहीं है इसके, फिर भी आप समझ सकते हैं। ये पूरी केमिस्ट्री में अलग अलग जगह से उठाए हुए एसिड्स, इसकी हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ की शुरुआत ऑक्सा एसिड्स करेंगे और एंड हमेशा ऑर्गेनिक एसिड्स करेंगे। ये एक फ्रेम दिया है आपको। हो सकता है HClO4 की जगह HiO4 मिल जाए, एक ही बात है। तो ये मैंने एक आपको फ्रेम दे दिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस फ्रेम के अंदर चलता है।